सो लास्ट क्लास के अंदर बेसिकली हम लोगों ने डिफरेंट ट्रांसफॉर्मर्स को किस तरीके से फाइन ट्यून करना चाहिए वो देखा था एंड टुडे वी आर गोइंग टू यूज जनरेटिव एआई मॉडल्स फ्रॉम हगिंग फेस। अच्छा, आज हम हगिंग फेस के ऊपर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह जो है सेपरेटली भी इनको यूज़ करेंगे, जैसे कि वो एपीआई के थ्रू। वाई वी नीड टू यूज़ इट फ्रॉम एपीआई, वो भी मैं आप लोगों को इसी लास्ट ऑफ दिस लेक्चर समझाऊंगा कि हमें यहाँ से डायरेक्ट मॉडल को एक्सेस करना चाहिए या फिर हमें एपीआई एक्सेस करनी चाहिए। टिल नाउ हगिंग फेस के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर मॉडल्स इस तरीके से नहीं मिलेंगे, आपको एलएलएम मॉडल्स भी मिल जाएंगे, जनरेटिव एआई के मॉडल्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ऑटो एमएल के मॉडल्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत सारे मॉडल्स आपको ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं हगिंग फेस के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मुझे जीपीटी के मॉडल कोई देखने हैं हगिंग फेस के ऊपर, तो यहाँ पे मेरे पास जीपीटी के भी बहुत सारे मॉडल्स पड़े हुए हैं, लेकिन दीज आर रियल मॉडल्स, कंप्लीट मॉडल हैं ये। सारी की सारी फाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। डायरेक्टली आप अपने सिस्टम के अंदर इसको डाउनलोड करोगे, वहां से इसको आप एग्जीक्यूट करोगे। देन रिमेंबर वन थिंग, टू एग्जीक्यूट जीपीटी ओएसएस 120 बिलियन पैरामीटर, आपको बहुत अच्छा सीपीयू चाहिए होगा, सॉरी जीपीयू चाहिए होगा, या फिर टीपीयू पे काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि दीज आर द कंप्लीट मॉडल्स जो आप डायरेक्टली अपने सिस्टम के अंदर इंपोर्ट करोगे और वहां से यूज कर रहे होगे, उसको एग्जीक्यूट कर रहे होगे। एज कंपेयर हम अगर जीपीटी की तरफ से ये मॉडल्स यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए और आसान हो जाते हैं। क्यों आसान हो जाते हैं वो हम आखिर में देखते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे जीपीटी 2 भी मिल जाएगा, विच इज द इनिशियल वर्जन ऑफ जीपीटी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि जेमिनाई के कोई मॉडल्स हो तो आपको यहाँ पे जेमिनाई के भी मॉडल्स मिल जाएंगे। Here you can see we have here we have Gemini 4 with 31 billion parameters. Here we have E4 बिलियन पैरामीटर्स के साथ और भी बहुत सारे मॉडल आपको मिल जाएंगे, जैसे गूगल की तरफ से ये सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। एनवीडिया की तरफ से भी आपके पास वही जेमिनाई यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। सो बेसिकली दीज आर सम मॉडल्स जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। लेकिन इन चीज़ों को यानी जनरेटिव एआई के मॉडल को यूज कैसे किया जा सकता है। These generative AI models यानी LLM मॉडल्स जो होते हैं ये जनरल मॉडल्स होते हैं, ठीक है। एज वी ऑलरेडी नो दैट जनरल डेटा के ऊपर ट्रेन हुए होते हैं और ये हेलुसिनेट बहुत ज़्यादा करते हैं, भले फिर आप कितना ही अच्छा मॉडल यूज कर रहे हो। If you are using latest version of Gemini, you are using latest version of GPT, वो हेलुसिनेट किसी ना किसी तरीके से कर ही रहा होगा। हेलुसिनेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा किस तरीके से हम एक कंट्रोल्ड आउटपुट गेट कर सकते हैं फ्रॉम एनी जनरेटिव एआई मॉडल और एलएलएम मॉडल। किसी भी जनरेटिव एआई मॉडल में से आप कंट्रोल्ड आउटपुट कैसे निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल नॉर्मली आप चैट जीपीटी पे जब सर्च करने जाते हो तो वो किस तरीके से आउटपुट देता है आपको, टेक्स्ट फॉर्म में जो भी आपने उसको प्रॉम्प्ट दिया उसने उसका एक आंसर बनाएगा, जनरेट करेगा और आपको रिटर्न कर देगा, ऐसा ही है। लेकिन आई वॉन्ट कि माई चैट जीपीटी शुड रिटर्न अ CSV फाइल। हाउ इज इट पॉसिबल? मैं चाह रहा हूं कि वो जब भी कोई ना कोई आउटपुट निकाल के दे वो सिर्फ और सिर्फ CSV फाइल के अंदर ही होना चाहिए और किसी में नहीं होना चाहिए। या फिर अगर मैं उससे चाह रहा हूं कि भाई ये मुझे एक आंसर निकाल के दे, लेकिन वो जो भी आउटपुट प्रोवाइड करेगा वो जेसन फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये जो कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन है ये आपको बतानी पड़ती है किसी भी मॉडल को कि आप किस तरीके से आउटपुट निकालते हो। इसमें हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आई होप आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज बेसिकली यू कैन से दैट a structured way of prompting, how to prompt to any जनरेटिव एआई मॉडल या LLM मॉडल को किस तरीके से हम एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट हमारे पास अलग अलग किस्म के होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखनी है कि ये हम किस तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। So how we can teach controlled and responsible usage of generative AI for real world products? Number one thing, you need to focus on useful generation, controlled creativity, reduce hallucinations, and reliable questions and answering. These are some, you can say that कैटेगरीज, या फिर आप कह सकते हो दीज आर बेस नॉट कैटेगरीज, आप कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो। किसी भी एक अच्छे जनरेटिव एआई मॉडल को यूज़ करने के लिए आपको इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है कि भाई हेलुसिनेशन जितनी कम हो,
हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? इट इज सिंपल, इंग्लिश का वर्ड है हेलुसिनेट करना, मीन्स व्हाट? इट एग्जैक्टली समथिंग जो सच में ना हो रही हो। ठीक है, अगर हम इसको जनरेटिव एआई के साथ यू कैन से कनेक्ट कर रहे हो कि भाई हेलुसिनेशन यहाँ पर क्या होंगी, तो ये मॉडल कुछ ऐसी चीज जनरेट कर रहे होते हैं व्हिच बेसिकली डज नॉट बिलोंग्स टू द क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड। मतलब वो कुछ भी जनरेट कर रहा है, आपने जो पूछा उसके अलावा वो कुछ भी जनरेट कर रहा है, दैट इज द हेलुसिनेशंस। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है वाइल वर्किंग विद एलएलएम्स। ठीक है, इसे कंट्रोल करना पड़ता है, उसके लिए हमारे पास अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जो हम देखेंगे किस तरीके से हम उसको यूज करेंगे। वाई कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट? जनरेटिव एआई कैन हेलुसिनेट फैक्ट्स, generate unsafe and incorrect content, drift away from business context. Now, number two is the biggest problem, that is unsafe and incorrect content. What is unsafe and incorrect content? As we already know that AI is a general purpose model जो हम यूज करते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी का मॉडल हो गए, जनरल पर्पस है। ये ट्रेन हुआ है हर किस्म के डेटा के ऊपर, तो ये कुछ भी जनरेट कर सकता है। इफ वी से कि भाई चैट जीपीटी इज सिक्योर, वाई? क्योंकि अगर आप वहां पे कोई अनसेफ प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करते हो कि मुझे इस तरह का आउटपुट चाहिए, तो वो आपको यू कैन से मना कर देता। क्यों? क्योंकि अभी तक जो आप यूज कर रहे थे वो बेसिकली एक एपीआई थी जो ऑलरेडी चैट जीपीटी ने, ओपन एआई वालों ने किसी सर्वर के ऊपर या क्लाउड के ऊपर एग्जीक्यूट की भी है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सामने से फ्रंट एंड नजर आ रहा है, आप उसको टेक्स्ट दे रहे हो, पीछे से वो कंट्रोल्ड आउटपुट आपको प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जब आप अपना मॉडल यहाँ पे रन कर रहे हो या फिर आप कोई मॉडल आप उठा रहे हो किसी ने पहले से बनाया हुआ है, वो ऑलरेडी रनिंग स्टेट में नहीं है, वो एक कंप्लीट मॉडल है, फाइल्स है जो आप यहाँ पे अपने सिस्टम के अंदर इंपोर्ट करोगे, डाउनलोड करोगे और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करोगे, तो लेकिन वो कंट्रोल्ड आउटपुट नहीं देगा, वो अगेन कुछ भी हेलुसिनेट कर रहा होगा, तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा उसको। Industry system must control output, restrict knowledge, and use context-based answers. Now, number two, here you can see industry के अंदर हमारे पास जितने भी systems हम लोग बनाते हैं या deploy करते हैं, तो ये तीन चीजें हमारे लिए बड़ी जरूरी होती है। नंबर वन थिंग इज द कंट्रोल आउटपुट, यानी जो आउटपुट आपको चाहिए उसी कंट्रोल आउटपुट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। दूसरी चीज होती है रिस्ट्रिक्ट नॉलेज। यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नॉलेज क्यों है? Now remember, as I am talking about generative AI models, LLM models, क्यों यूज कर रहे हो? पहले तो ये बताओ, इंडस्ट्री में यूज तो कर रहे हो लेकिन क्यों यूज कर रहे हो? चैटबॉट्स बनाने के लिए, अगर देखा जाए तो इनिशियली चैटबॉट्स बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेज हैं, लेकिन अगर देखा जाए इनिशियली हम चैटबॉट्स बना रहे हैं। नाउ व्हेनेवर यू गो ऑन AliExpress और Amazon, you see a virtual AI assistant bot। साइड पे आपको एक छोटा सा बटन नजर आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करते हो, बॉट खुल जाता है, आप उससे कोई भी सवाल कर सकते हो। Now, if Amazon is या फिर AliExpress is only you can say a e-commerce website from where you can buy anything। आप उससे आप पूछो कि भाई मुझे एक काम करो, चिकन बिरयानी की जो है ना वो रेसिपी बना के दे, क्या वो बना के देगा? That will not produce any you can say recipe for any चिकन बिरयानी के लिए हो या किसी चीज के लिए भी, वो नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि जिस वेबसाइट पे आप गए हो दैट इज ई कॉमर्स वेबसाइट, बॉट किसका है? उस ई कॉमर्स वेबसाइट का है। उसका काम क्या है? जवाब देना, लेकिन ओनली अबाउट ई कॉमर्स, जो जहां पर वो चल रहा है उसी कंपनी के बारे में आउटपुट देगा वो। लेकिन क्या आपको लगता है अली एक्सप्रेस ने अपना खुद का मॉडल बनाया होगा और वो चला रहा होगा? नो, अली एक्सप्रेस आल्सो यूजिंग चैट जीपीटी, यानी जीपीटी का मॉडल यूज कर रहा है, ओपन एआई का मॉडल यूज कर रहा है। अगर देखा जाए अमेजॉन किसका यूज कर रहा होगा? हो सकता है वो ओपन एआई का यूज कर रहा हो, या फिर जेमिनाई का यूज कर रहा है, या फिर क्लाउड का यूज कर रहा है। तो अलग अलग मॉडल्स वो यूज कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वो आउटपुट नहीं दे रहा। वही सेम मॉडल जो अली एक्सप्रेस यूज कर रहा है ओपन एआई का, आप जाओ ओपन एआई की अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसके जा वही सेम मॉडल चूज करो और उससे आप डायरेक्टली कांटेक्ट करो या उससे आप यू कैन से टेक्स्ट जनरेट करवाओ, वो आपको रेसिपी जनरेट करके देगा। तो दोनों सेम मॉडल है, ठीक है, मॉडल दोनों सेम है। एक जगह जहां पे यूज हो रहा है वो है ओपन एआई का प्लेटफॉर्म, जहां पर वो जनरल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। वही सेम मॉडल अली एक्सप्रेस यूज कर रहा है, लेकिन वो जनरल पर्पस के लिए नहीं है, ओनली फॉर दी अली एक्सप्रेस यूज कर रहा है।
तो ये रिस्ट्रिक्शंस कैसे बन रही हैं? वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट द कॉन्टेक्स्ट। क्यों? अगर आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करते तो वो आपका मॉडल जनरल आउटपुट दे रहा होगा, कुछ भी पूछो सबका जवाब देगा। लेकिन जब आप किसी एक कंपनी के साथ या किसी एक वेबसाइट के साथ उसको अटैच करो तो आपकी कोशिश होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ उतना ही जवाब दे जो उस वेबसाइट का काम हो या उससे रिलेटेड होना चाहिए। तीसरी चीज है यूज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड आंसर्स। दीज आर द कॉन्टेक्स्ट बेस्ड आंसर्स। कॉन्टेक्स्ट मीन्स व्हाट? दैट कॉन्टेक्स्ट कम्स फ्रॉम द प्रॉम्प्ट। जब आप प्रॉम्प्ट उसको प्रोवाइड करते हो कि भाई मुझे सवाल पूछ रहा हूं मैं कि मुझे एक काम करो, मुझे ये बताओ कि अगर मुझे एआई के अंदर आगे बढ़ना है तो व्हाट इज द रोड मैप, फॉर एग्जाम्पल दैट इज द क्वेश्चन जो आपने एआई से पूछा। तो अब उसी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसने आउटपुट देना है। अगर आपका आउटपुट कॉन्टेक्स्ट से बाहर चला गया, अगेन चैटबॉट सही काम नहीं कर रहा, you will say that कि भाई चैटबॉट को हमने पूछा कि बताओ एआई का यू कैन से रोड मैप क्या होगा अगर मुझे काम करना है इसके अंदर, तो उसी का आउटपुट आना चाहिए। लेकिन आउटपुट आपके पास जर्नल आ रहा है या फिर कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है जो उससे बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो इस चीज़ को कंट्रोल किया जाना जरूरी है। नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव द ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर्स इन विच पहली बात सबसे पहले हम आते हैं कि भाई हमारे पास ये कंप्लीट जो ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं हम, इसका आर्किटेक्चर होता कैसे, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। नंबर वन थिंग इज इनकोडर मॉडल। एज वी ऑलरेडी नो दैट इनकोडर का मतलब होता है टू इनकोड योर टेक्स्ट इनटू टोकन्स। दिस इज बेसिकली यूज टू कन्वर्ट योर टेक्स्ट इनटू टोकन्स एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे आपको इनकोडिंग प्रोवाइड की जाती है। After that, what we are going to do is the decoder model. These are basically to decode the actual output for the model transformers के लिए। तो उसके लिए हम उसके अंदर फॉर एग्जांपल जीपीटी हो गया, एलएलएम यानी लामा हो गया, तो ये हमारे पास अलग अलग मॉडल्स हम लोग यूज करते हैं। एंड वी हैव इनकोडर डिकोडर मॉडल्स आर बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास बर्ड है, उसके अलावा बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन टास्क परफॉर्म करने के लिए लाइक समराइजेशन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। लेकिन इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। which is text generation basics। अच्छा, सबसे पहले चीज जब आप टेक्स्ट को जनरेट करना चाहते हो तो नंबर वन थिंग प्रिडिक्ट द नेक्स्ट टोकन रिपीटेडली। जनरेटिव मॉडल्स जब भी कोई चीज जनरेट करते हैं तो वो किस तरीके से जनरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास होता है डिकोडिंग स्ट्रेटजी, वी हैव प्रॉम्प्ट क्लैरिटी, वी हैव टेम्परेचर एंड वी हैव टोकन लिमिट्स। दीज आर द पैरामीटर्स दैट आर बीन सेट टू कंट्रोल एनी आउटपुट फ्रॉम जनरेटिव एआई मॉडल या जनरेटिव एलएलएम मॉडल से हम जब भी कोई चीज जनरेट कराएंगे तो ये हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हमने लाजमी सेट करना है, बाय विच वी कैन कंट्रोल एनी आउटपुट। जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा एक है टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नीचे हम उसको यूज करेंगे लाजमी। टेम्परेचर इज बेसिकली द थिंकिंग पावर ऑफ एनी मॉडल। व्हाट यू नीड कि आपका मॉडल कितना सोचे टू प्रोड्यूस एनीथिंग। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर, अगर मॉडल बहुत ज्यादा सोच रहा होगा यानी टेम्परेचर ज्यादा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, the chances for hallucinations increase। जितना वो सोचेगा आपको hallucinations उसको ज्यादा हैं। इंसान से ही आप कंपेयर कर सकते हो, whenever humans की बात करते हैं, आप जितना सोचते जाओगे उतनी ज्यादा hallucinations जनरेट होंगी आपके माइंड में। एक ही चीज के बारे में आप 10 बार सोचो, आपके पास 10 कहानियां बना सकते हो आप एक किसी भी चीज के बारे में। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। इसके अलावा हमारे पास है टोकन लिमिट्स। दीज टोकन लिमिट्स आर नॉट दोज लिमिट्स जो आप लोग देखते हो चैट जीपीटी के प्लेटफॉर्म में चले गए सर टोकन लिमिट खत्म हो गई तो हमारे पास कुछ बन नहीं रहा। बेसिकली वो एक अलग चीज है, ये अलग चीज है। जब आप टोकन लिमिट्स की यहाँ पे बात करते हो उसका मतलब होता है कि कितने टोकन्स जनरेट करवाएगा जब आप आउटपुट दे रहे हो, ठीक है। चैट जीपीटी हो या कोई सी भी आप मॉडल ले लो, अगर किसी भी जीपीटी का मॉडल उठा लो, ओपन एआई के मॉडल उठा लो, जेमिनी के मॉडल उठा लो, इनके पास आउटपुट जनरेट करने के लिए वो एक पूरा का पूरा पैराग्राफ भी जनरेट कर सकते हैं, वो सिंगल लाइन भी जनरेट कर सकते हैं, वो यू कैन से दैट मल्टीपल पेजेस के हिसाब से भी आपको डेटा जनरेट करके दे सकते हैं। अराउंड 5000 टू 1000 10,000 1 लाख लाइन्स भी आपको जनरेट करके देगा। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। क्यों?
जितने ज्यादा जनरेट करेगा वो टोकन्स, यानी जितनी ज्यादा वर्ड्स आप उससे जनरेट करवाओगे, अगेन हैलुसिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। कॉन्टेक्स्ट शुरू के 2 लाइनों में खत्म हो गया जो आपने सवाल पूछा, बाकी की 10 लाइनों में लिखेगा क्या? आपने कहा कि सिर्फ जो आपने सवाल पूछा वो शुरू के 10 लाइनों में उसने अपना जवाब दे दिया, बाकी की जो शुरू के 2 लाइनों में जवाब दे दिया, बाकी की 10 लाइनों में उसने क्या लिखा? क्योंकि आपने लिखा था 12 लाइनें जनरेट करनी है आपने, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल या फिर अगर यहाँ पे हम टोकन्स की बात करते हैं, यहाँ पे लाइंस की बात नहीं होती, टोकन्स होते हैं। टोकन्स मतलब वर्ड्स की बात हो रही है, ठीक है। अगर आपने कहा भाई एक काम करो 10,000 वर्ड्स आपने जनरेट करवाने, अब आपका कॉन्टेक्स्ट 100 वर्ड्स में पूरा हो गया, बाकी के क्या करेगा? जनरेट तो वो करेगा, जनरेट क्या करेगा? हैलुसिनेशन करके जनरेट करेगा। या तो हैलुसिनेशंस कर रहा होगा, या तो एक ही आंसर बार बार दे रहा होगा, लेकिन कहने का मकसद कहीं ना कहीं वो हैलुसिनेशंस जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर इसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। क्या आप कितने, आपको क्या लगता है कि एक आउट की जिस चीज से आप रिलेट कर रहे हो, जैसे कि आप ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर लगा रहे हो चैटबॉट, व्हाट यू थिंक ई कॉमर्स पे क्या सवाल हो सकते हैं? ई कॉमर्स में सवाल आएगा कि भाई मेरी पेमेंट क्यों नहीं हो रही। ई कॉमर्स में सवाल आएगा कि भाई प्रोडक्ट मेरे पास अभी तक पहुंचा क्यों नहीं। ई कॉमर्स में सवाल आएगा प्रोडक्ट मैं वापस कैसे करवाऊं। ई कॉमर्स में सवाल आ सकता है कि मैं प्रोडक्ट बाय कैसे करूं। अभी जितने भी सवाल हैं, मैक्सिमम यू सी दैट कि भाई 100 से 150 वर्ड्स के अंदर इसका आंसर बनाया जा सकता है। इससे ज्यादा आप इस पर क्या डिटेल लिखोगे? अब एक सवाल पूछ रहा है कि भाई एक बार बताओ मेरी पेमेंट क्यों नहीं हो रही। आप कहोगे भाई आप अपनी कार्ड इन्फॉर्मेशन देखो, वो गलत होगी। कार्ड इन्फॉर्मेशन अगर सही है तो आपके कार्ड कंपनी का नेटवर्क आउट होगा, वो भी अगर सही है तो आपने पिन कोड गलत लगाया होगा। कितने वर्ड्स हुए? मैक्सिमम 50। इससे ज्यादा मैंने 1000 वर्ड से आउटपुट लिया, अब बाकी के मैं 850 वर्ड्स में लिखूं क्या? तो वो करेगा हेलुसिनेशन। उससे रोकना है तो आपको टोकन्स इतने जनरेट करने, इतने रखने हैं कि जो जिसके अंदर आपका आउटपुट आ जाए, कंप्लीट रिस्पॉन्स। आपको लगता है इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ई कॉमर्स में आपको 150 टोकन्स, 200 टोकन से ज़्यादा आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा आउटपुट आप जनरेट ही नहीं करवा सकते, क्योंकि ऐसा कोई सवाल ही नहीं होगा जो 1000 वर्ड्स का जवाब दे रहा हो ई कॉमर्स के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं किसके ऊपर भाई? एजुकेशनल चैटबॉट। वहां आप क्या पूछोगे? आप पूछोगे आई नीड टू नो अबाउट द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ एआई। ठीक है, लिखने के लिए बहुत कुछ है। फ्रॉम 1970 से लेकर 2026 तक मैं पूरी की पूरी हिस्ट्री छाप सकता हूँ। वो 1000 क्या 10,000 लाइनों में लिख सकता हूँ। तो जब आप एजुकेशनल बोर्ड बना रहे हो तो वहां पर आपके टोकन ज्यादा होने चाहिए। तो इट डिपेंड्स व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, ठीक है। अब एक और चीज, आपने बनाया एजुकेशनल बॉट, उसको आपने कंट्रोल नहीं किया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अप्लाई नहीं की। फॉर एग्जांपल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है वो आप आगे देखते हैं, अप्लाई नहीं की तो वो सिर्फ और सिर्फ वो जनरल आउटपुट देगा, वो कोई स्पेसिफिक आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। आपने जो उससे सवाल पूछा, ठीक है, एजुकेशनल के बारे में, उससे जवाब दे दिया 10,000 टोकन्स के अंदर। नाउ समवन इज आस्किंग अबाउट व्हाई आई एम अनएबल टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम अली एक्सप्रेस। हाउ मच लाइन्स के अंदर आप इसके अंदर जवाब दे सकते हैं, कितने वर्ड्स में जवाब दे सकते हैं? यू कैन से दैट अराउंड 200 वर्ड्स। नाउ अब इसी में बाकी का टाइम, यानी बाकी के टोकन्स का क्या करना है, तो वो कुछ ना कुछ जनरेट कर रहा होगा। तो यहाँ पर आपको, अगर आप टोकन लिमिट सेट कर रहे हो तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी अप्लाई करनी है, ताकि वो सिर्फ उसी एजुकेशनल पर्पस के लिए जवाब दे रहा हो, किसी दूसरी चीज के लिए जवाब ना दे। अब आपने सेट किया फॉर एग्जांपल एक मॉडल जो सिर्फ और सिर्फ अली स्पेस पे चल रहा है, 150 टोकन्स की लिमिट आपने सेट कर दी, लेकिन आप उससे सवाल कर रहे हो एजुकेशन की, तो वो 150 में तो पूरा होगा ही नहीं। आप बोलोगे वो तो सही से जवाब देना ही ना, आधी जवाब दिया बाकी छोड़ दिया उसने। तो आप उसको ये बताओगे भाई अगर आपसे कोई एजुकेशनल सवाल पूछे तो आप जवाब ही मत दो। तो आप एक जनरेटिव एआई को ये बता सकते हो कि आपने कहाँ जवाब देना है, कहाँ जवाब नहीं देना है, कब जवाब देना है, कब जवाब नहीं देना है। हाउ वी कैन डू दैट, दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग।
ठीक है। एंड दिस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किस तरीके से अप्लाई होगी, सबसे पहले हम आ जाते हैं कि भाई हमें चाहिए ट्रांसफॉर्मर्स, और ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी में से हमें चाहिए पाइपलाइन। हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट कर दिया है। जीपीयू के लिए हमने यहाँ पे सेट कर दिया कि अगर जीपीयू हो तो 0, अगर नहीं है तो -1, so we have already this. So now I am going to use ChatGPT 2, यानी OpenAI का GPT-2 वर्जन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। GPT-2 वर्जन क्यों यूज कर रहे हैं, एक तो बेसिक है फिलहाल, ठीक है, क्योंकि इतना पावर नहीं है। आगे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को दोबारा चला के, लेकिन वो इस पे नहीं चलाएंगे, वो फिर हम किसी और यानी जीपीयू में चेंज कर दूंगा। अभी फिलहाल मेरे पास T4 है, T4 में ChatGPT तो सीपीयू पे चल जाएगा। GPT-2 जो है वो सीपीयू पे भी चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है इसके लिए जीपीयू, क्योंकि बहुत ही लाइट वेटेड मॉडल है, इतना ज़्यादा हाई वो नहीं है। So for that, what we are going to do is we are going to create a pipeline for generator. Here we have selected the task which is text generation. मॉडल का नाम क्या है, GPT-2। डिवाइस कौन सी है, 0 if I am using GPU. Once it is here, ठीक है, आपने जनरेटर या पाइपलाइन से जनरेटर तैयार कर लिया। Here we have the prompt. Prompt क्या है, write a professional response to a customer complaint about late delivery. This is the question. Or you can say that the prompt that we need कि भाई इसके ऊपर आप मुझे एक complete response generate करके दो, ठीक है। Simply what I am going to do is in output I am calling generator, और इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले है आपका text यानी prompt. Here you can see, ये आपको बता रहा होगा, सबसे पहला पैरामीटर है हमारे पास टेक्स्ट इनपुट। नेक्स्ट पैरामीटर आई एम यूजिंग दैट इज मैक्स लेंथ। दिस इज द यू कैन से दैट नंबर ऑफ काउंट्स, कि हमारे पास मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो हमने प्रोवाइड कर दी फॉर एग्जांपल 80। नंबर ऑफ रिटर्न सीक्वेंस आई हैव सेट 1। व्हाई, व्हाट इज सीक्वेंस हियर, you can say that, but basically whenever I'm talking about number of sequences, आपने देखा होगा आपके पास मल्टीपल रिस्पॉन्सेज आते हैं जीपीटी के ऊपर। सर्च करते हो कभी कभार 2 रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, वो आपको कहता है भाई आपको जो पसंद आ रहा है वो रखो, बाकी छोड़ दो। तो यहाँ पे हमने कहा भाई एक ही रिस्पॉन्स चाहिए, अलग अलग रिस्पॉन्सेज मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो आई जस्ट हैव प्रोवाइडेड दैट। सिंपली हमने इसको रन किया। रन करने के बाद बेसिकली आपको आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है, लिस्ट के अंदर। लिस्ट में क्यों जनरेट करेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ये मल्टीपल रिस्पॉन्सेज दे सकता है। अगर यहाँ पे आप 2 दोगे तो 2 रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे, 3 दोगे तो 3 रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने फिलहाल 1 दिया है, तो जाहिर सी बात है लिस्ट के अंदर भी एक ही रिस्पॉन्स होगा, तो इसीलिए हमने डायरेक्टली कह दिया आउटपुट में 0, और उसमें से हमने निकाला है जनरेटेड टेक्स्ट। लेट्स सी ये हमें आउटपुट में क्या जनरेट करके देता है। GPT-2 बहुत ही लाइट वेटेड है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अच्छा, एक और चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो फाइल्स डाउनलोड कर रहा है। अब ये फाइल के नाम आपको नज़र आ रहे हैं, ये नाम कल मैंने खुद जनरेट करके दिखाए थे। आप जब हमने अपना मॉडल फाइन ट्यून करके उसको सेव किया था तो यही फाइल जनरेट हो रही थी, और GPT-2 जब हमने यहाँ पे डाउनलोड किया इसने वही फाइल डाउनलोड की हैं। तो बेसिकली जब आप हगिंग फेस के ऊपर आप लोड करते हो अपना मॉडल, तो आपको ये फाइल्स अपलोड करनी पड़ती है, फिर पाइपलाइन के थ्रू वो डायरेक्टली पूरी की पूरी फाइल्स डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। Now we have you can say that generated a text. Now here we can see this is the text here. Now this is the text, ठीक है। अब ये text देखो इसने क्या जनरेट करवाया है। Now here you can see कुछ तो जनरेट करवाया, क्या कहा था, राइट अ प्रोफेशनल रिस्पांस टू कस्टमर कंप्लेंट अबाउट लेट डिलीवरी, सेम टू सेम 40 सवाल। उसके बाद कह रहा वी आर कमिटेड टू ब्रिंग आवर कस्टमर द बेस्ट प्रोडक्ट पॉसिबल, ठीक है, मेक योर बिजनेस मोर एफिशिएंट with our service. We are committed to providing the best services for all, whether for a long term customer, a small business or a group of employees. सवाल क्या था, professional response to the complaint about the late delivery. There is nothing about late delivery, ठीक है। पहली लाइन में इसने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सवाल का जवाब देना शुरू किया था, दूसरी लाइन में भी कहीं ना कहीं आप देख सकते, लेकिन उसके बाद ये आस्ते 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 हेलोसिनेट करना शुरू कर दिया। अब ये कुछ भी जनरेट कर रहा है, वी आर बेसिकली जिस तरह ये क्या कहते हैं, यहाँ पर ये जनरेट तो कर रहे हैं लेकिन हेलुसिनेशंस के साथ। नाउ हाउ वी कैन मैनेज दैट, या किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है।
प्रॉम्प्ट कंट्रोल टेक्निक्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? नंबर वन थिंग, क्लियर इंस्ट्रक्शंस। हियर यू कैन सी हमारे पास जो हमने प्रॉम्प्ट इसको दिया था, इसके अंदर क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं थे। इट डज नॉट हैव प्रोवाइडेड एनी क्लियर इंस्ट्रक्शन। हमने सिर्फ इससे डायरेक्टली सवाल पूछा है, लेकिन वो सवाल का जवाब किस हिसाब से होना चाहिए वो नहीं बताया। ठीक है। दूसरी चीज, द नेक्स्ट थिंग इज रोल स्पेसिफिकेशन। Here you need to provide role specification। अब रोल्स क्या क्या हैं? हमारे पास तीन किस्म के रोल्स होते हैं while working with prompt। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो 3 prompts are there। हमारे पास तीन किस्म के prompts होते हैं। नंबर वन थिंग इज सिस्टम prompt। ठीक है। नंबर टू इज यूजर prompt। नंबर थ्री इज असिस्टेंट prompt। तीन किस्म के हमारे पास प्रॉम्प्ट होते हैं। ठीक है। यूजर सिस्टम प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है? दो सिस्टम इंस्ट्रक्शंस जो आप प्रोवाइड करते हो क्या होते हैं, देखेंगे जब हम उसको यूज करेंगे। यूजर प्रॉम्प्ट क्या होता है? द टेक्स्ट जस्ट नाउ जो मैंने इसको प्रोवाइड किया टू जनरेट समथिंग। असिस्टेंट प्रॉम्प्ट क्या होता है? वॉट एवर द मॉडल हैज जनरेटेड दैट इज कॉल्ड असिस्टेंट प्रॉम्प्ट। जो भी मॉडल ने जनरेट किया है वो बेसिकली असिस्टेंट होता है। जो आपने उससे सवाल पूछा है दैट इज यूजर प्रॉम्प्ट। जो इंस्ट्रक्शंस आप प्रोवाइड करोगे दोज आर सिस्टम प्रॉम्प्ट्स। कैसे होगा आगे हम देखते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी यू आर अ कस्टमर सपोर्ट एजेंट। व्हाट यू थिंक? ये हमारे पास क्या है? दिस इज बेसिकली यू कैन से दैट अ क्लियर इंस्ट्रक्शन कि भाई आप जो हो वो कौन हो? भाई सपोर्ट एजेंट हो, कस्टमर सपोर्ट एजेंट। इसको आपने बता दिया। ठीक है। अब एक सवाल है, सर क्या ये इसका भी ये जवाब देगा? नहीं, ये इसका जवाब नहीं देगा, ये इसको एज अ इंस्ट्रक्शन समझेगा। ठीक है। रिस्पॉन्ड पोलाइटली इन 3 sentences। दीज आर यू कैन से दैट अगेन आउटपुट फॉर्मेट्स। के आउटपुट जो हमें चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 3 सेंटेंसेस में चाहिए। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है here you can see this how we can provide all these things। किस तरीके से हम ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। here we have the input prompt जो आपने यूज करना है। नंबर वन थिंग इज you are a customer support agent respond politely डबल डॉट। अब आ गया कस्टमर डबल डॉट। अब जो कस्टमर के बाद की वैल्यू है ये सिर्फ और सिर्फ इसका जवाब देगा। बाकी चीजों को ये बेसिकली क्या समझेगा? एज एन इंस्ट्रक्शन। दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्या आप क्लियर प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट कर सकते हो? अब जब भी आप कोई भी सवाल अपने इस मॉडल से पूछोगे आप क्या करोगे? ये इंस्ट्रक्शन साथ में लगा के पूछोगे। जब आपने ये साथ में इंस्ट्रक्शन लगा दी तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? इसको एज इंस्ट्रक्शन समझेगा और उसके बाद इस पे जवाब देना शुरू करेगा। आंसर वुड बी माय ऑर्डर अराइव्ड लेट। इसका जवाब देना शुरू कर देगा। ठीक है। इस चीज में आपको एक चीज और नजर आ रही होगी व्हिच इज मैक्सिमम लेट। मैक्सिमम लेंथ, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ? हियर मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन्स नॉट वर्ड्स इन द आउटपुट इंक्लूड्स इनपुट प्लस जनरेटेड टेक्स्ट। जब आप मैक्सिमम लेंथ की बात करोगे तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टोकन्स नहीं है, आउटपुट वर्ड्स नहीं है, ये इनपुट प्लस आउटपुट दोनों को मिला के टोकन्स बता रहा है। ठीक है। अगर 70 है, आपने 20 टोकन्स एज अ इनपुट दिया तो 20 माइनस करो, आउटपुट बचा 50 टोकन्स। ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे कीप द रिस्पॉन्स शॉर्ट एंड कंट्रोल्ड, उसके लिए मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टेम्परेचर क्या है? कंट्रोल रैंडमनेस और यू कैन से द क्रिएटिविटी ऑफ एनी मॉडल। नाउ व्हाट इज क्रिएटिविटी? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि टेम्परेचर कंट्रोल करने का मकसद है जितना ज़्यादा वो सोचेगा उतना ज़्यादा हैलुसिनेशंस जनरेट कर रहा होगा, उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी बनाने की कोशिश करेगा, कुछ अच्छा सा क्रिएट करने की कोशिश करेगा। जितना ज़्यादा आप उसको बोलोगे वो फिर कंफ्यूज हो जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा चैट जीपीटी पे आप चले जाओ या फिर आप जेमिनी पे चले जाओ या फिर आप क्या कहते हैं
हमारे पास एक है कैनवा पे, कैनवा प्रो अगर आप लोगों के पास हो तो उसके अंदर एआई भी आ चुका है, आप उस पे चले जाओ, ठीक है, कोई भी चीज उससे जनरेट कराओ, फर्स्ट टाइम बेहतरीन आउटपुट निकाल के लिए। आप उसको बोलो आप थोड़ा सा चेंज करें, ठीक है, रिलेटिवली सही जाएगा, थोड़ा सा और 10 बार उसको बोलो, आखिरी जो आपके पास आउटपुट आएगा, आई कैन गारंटी वो आपके सवाल से बिल्कुल ही चेंज होगा। क्यों? क्योंकि आपने सोचा और क्रिएट कर, और ज्यादा क्रिएटिविटी अप्लाई कर, और अप्लाई कर, तो इन दी एंड वो आप फिर अपनी मर्जी से जवाब दे रहा है आपको, क्योंकि क्रिएटिविटी उसकी जितनी ज्यादा होती रहेगी उतना ज्यादा हेलुसिनेशन बनाता रहेगा। तो हमें क्या करना होता है कि भाई टेम्परेचर आप कम रखो, अगर लोअर टेम्परेचर का मतलब होता है मोर डिटर्मिनिस्टिक एंड सेफर रिस्पॉन्स, 1 का मतलब होता है मोर क्रिएटिव एंड वेरीड रिस्पॉन्सेज, 0.7 इज अ गुड बैलेंस फॉर कस्टमर सपोर्ट रिप्लाईज। क्योंकि यहाँ पर देखो डिपेंड भी करता है क्या आप इसको यूज कर रहे हो, लेकिन किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, कस्टमर सपोर्ट है, सवाल कुछ भी हो सकता है। 0.7 कैन बी से दैट कि हाँ गुड इनफ कि उसको सोचना पड़ेगा, समथिंग अबाउट मेडिकल फील्ड, कुछ भी जवाब नहीं देना है, रिलेटेडली जवाब देना है, ठीक है, तो वहां पर आप कोशिश करोगे कि 0.3, 0.2, 0.4 इतना होना चाहिए टेम्परेचर, ताकि इससे ज्यादा क्रिएटिविटी अप्लाई करने की कोशिश ना करें, अपने डेटाबेस के हिसाब से ही वो डेटा रिस्पॉन्स दे। चैट जीपीटी में जब देखो मैं देखो एक चीज और, एक चीज समझ लो पहले, जब आप चैट जीपीटी की बात कर रहे हो वो एक जर्नल मॉडल है, ठीक है, जो आज जिस चैट जीपीटी की आप बात कर रहे हो ना, वो क्या है, एक फ्रंट एंड है, उस पर आप गए, वहाँ पे एक मोड है, थिंकिंग मोड, आपने क्लिक किया तो वो आउटपुट दे रहा है। वो क्या हो रहा है, पीछे ऑलरेडी वो रनिंग स्टेट के अंदर है, पहले से ही रन हुआ हुआ है, आपने जब उसको थिंकिंग मोड दिया तो उसमें सिर्फ लिखा जा रहा है कि भाई आप थोड़ा सा और सोचो इसके बारे में, और वो आपको रिस्पॉन्स दे, और वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा होगा, वेरी गुड, लेकिन वो जर्नल आउटपुट की ऊपर बात कर रहे हैं हम। जनरल आउटपुट का मतलब क्या है, मैं पूछ रहा हूँ भाई मुझे एक बात बताओ, बिरयानी के अंदर अगर मेरे पास प्याज ना हो तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, वो आपको ढूंढ के सोच के बताएगा, अच्छा एक काम कर, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये यूज कर लो, सही है। अब मैं बोलूँ इंसान के दिल में तकलीफ है, मैं कौन सी दवाई खाऊं, तुम सोचोगे एक काम करो तुम ब्रूफेन खा लो, ये प्रॉब्लम है, डिपेंड कर रहा है आप यूज कहाँ पे कर रहे हो, जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा हेलुसिनेशंस होंगी, कहीं पर ये हेलुसिनेशंस काम की हैं, कहीं पर नहीं है। मैं आपको यही बता रहा हूँ, जितना ज्यादा सोच रहा है, जो आपके पास आउटपुट आ रहा है, देखो मॉडल के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, आपने मॉडल कौन सा लिया है, आप यूज कर रहे हो जीपीटी का 3.0 फॉर एग्जांपल, या फिर 4.0 यूज कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा मॉडल है, सोच रहा है, वो सोच रहे आउटपुट दे रहा है, लेकिन उसको भी कंट्रोल किया गया है। हाउ कैन यू से दैट कि वो थिंकिंग मोड से उसका टेम्परेचर 100% किया जा रहा है, कांट से दैट। क्यों? क्योंकि आप थिंकिंग मोड दबाओ, आपके लिए अलग से मॉडल थोड़ी रन हो रहा है, वो मॉडल तो ऑलरेडी रनिंग में है, ठीक है। दो किस्म के मॉडल होते हैं, ठीक है, एक होता है एपीआई बेस्ड जो हम यूज करते हैं, ठीक है, दूसरा होता है कि आप पर्सनली अपने सिस्टम के अंदर उसको डाउनलोड करो और उसको अपने लिए रन करो, ठीक है, दो चीजें होती हैं। जो आप यूज करते हो चैट जीपीटी, यहाँ पे सर्च करूंगा चैट जीपीटी आ जाएगा, फ्रंट एंड खुलेगा, उसके ऊपर आप सर्च कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, उससे जनरेट करवा सकते हो, वो मॉडल ऑलरेडी रनिंग स्टेट में, उसका टेम्परेचर आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, वो जो आउटपुट दे रहा है उसमें क्या होगा, आप लिखते हो थिंकिंग, ठीक है, जिस तरह मैंने इसमें लिखा है ना, यू आर अ कस्टमर सपोर्ट एजेंट रिस्पॉन्ड पोलाइटली, यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लीज थिंक मोर, तो वो अभी भी कंट्रोल्ड आउटपुट दे रहा है, लेकिन प्रॉम्प्ट के हिसाब से थोड़ा सा सोच के जवाब दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यही सेम चीज मैं मेडिकल फील्ड में लेकर आऊं, वी कुड नॉट से कि एआई ज्यादा सोच के अच्छा जवाब देगा, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि हर बार वो गलत जवाब दे रहा हो, ठीक है, 10 बार अगर उसने सही जवाब दिया मेडिकल फील्ड में, एक बार उसने गलत जवाब दे दिया, बंदा तो मर गया। तो टेम्परेचर कंट्रोल करना जरूरी है। अब हमने कहा 0.7 इट इज बिग इनफ, सोचेगा भी, साथ में आपका कंट्रोल आउटपुट भी आ रहा होगा।
100% दूंगा तो फिर वो तो बैठ के सोचता ही रहेगा और कुछ और ही बना के देगा। हाँ, हो सकता है वो रिलेटिव आंसर हो, लेकिन हर दफा रिलेटिव नहीं होगा। एक बार भी गलत आउटपुट आ गया, वहाँ काम खराब हो गया। यहाँ पे बात आती है कि जहाँ पर आप उसको यूज कर रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कहा एक काम कर, मेरे पास एक फाइल है, इसके अंदर मेरी कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, और उस कंपनी का नाम फॉर एग्जाम्पल यासिर टेक नाम रख दिया मैंने, ठीक है, मैंने उसको कहा। अब इसने क्या किया, उसमें से ढूंढा और मुझे जवाब दे दिया। मैंने इसको कंट्रोल आउटपुट करने को कहा था, टेम्परेचर मैंने इसका 0.5 रखा था कि भाई जितना आंसर आ रहा है आपको उतना ही मुझे दो। अब आपने कर दिया उसको 100%, उसको वहां पे मिल भी रहा होगा, फिर भी वो सोचेगा। सारी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के अंदर अवेलेबल है, वहां से देख के जनरेट करके दे सकता है, लेकिन वो सोचेगा। सोचने के बाद वो एक चीज जनरेट करेगा। हो सकता है उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी ऐड कर दे जो एक्चुअली उस फाइल के अंदर थी ही नहीं। तो कभी तो सही आंसर दे रहा है, लेकिन अक्सर वो गलत आंसर भी देता है। अब जिस चैट जीपीटी की आप बात कर रहे हो वो ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है। अब जो थिंकिंग आप उसको दे रहे हो मॉडल चल रहा है, मॉडल अभी ट्रेन नहीं हुआ है या आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है, वो तो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। और वो 24/7 365 डेज चल ही रहा होता है, बंद नहीं करते, सर्वर ऑन है, चल रहा है आपका क्लाउड। आपने उसको सर्च किया, यानी इसको कुछ कहा और आपने थिंकिंग मोड ऑन कर दिया, तो वो बेसिकली इस जगह पे थिंकिंग ऐड करते हैं। टेम्परेचर वही होगा। अब इधर जो भी मर्जी मैं ऐड कर रहा हूँ वो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन भी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि उससे भी तो वो सोच तो रहा है ना, तो उसको भी हमें कंट्रोल करना होता है। जब आप किसी स्पेसिफिक एरिया में काम करते हैं, जर्नल है तो उसका काम ही सोचना है। चैट जीपीटी जो आप यूज करें वो जर्नल है, उसका काम ही सोचना है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो है अली एक्सप्रेस पे जो चैटबॉट लगा हुआ है, उसका काम सोचना नहीं है, उसका काम है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट देना अबाउट अली एक्सप्रेस, वॉट एवर द क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम द कस्टमर। उसका काम ये तो नहीं ना सोचो और फिर उसके बाद कुछ अलग सी इंफॉर्मेशन बना के दे दो। तो कुछ नहीं, उसने सवाल पूछा भाई मेरे पास डिलीवरी क्यों नहीं पहुंची, और आप उसको बता रहे, और वो सोच रहा, सोचने के बाद बताया उसने डिलीवरी इसलिए नहीं पहुंची। लेकिन डिलीवरी बोलते हैं जब कोई चीज़ आपके पास लेकर आई जाती है, हमें लगता है वो आपके पास, हमें जवाब चाहिए था भाई वो नहीं आई, क्यों नहीं आई, दैट्स इट। तो इसलिए वहाँ पे कंट्रोल यूज होगा, इधर नहीं होगा, क्योंकि ये जनरल है तो इसका तो काम ही सोचना है, तो सोचने दो, ठीक है। लेकिन इसको भी कंट्रोल किया गया है फॉर सेफर रिस्पॉन्स। सेफर रिस्पॉन्स मीन्स यहाँ पर आप कोई इलीगल चीज जनरेट करवा रहे होगे उससे तो वो मना करते हैं, कहेगा भाई मैं जनरेट नहीं करता। इवन आप कोई यू कैन से दैट कॉपीराइटेड आइटम भी जनरेट करवाओगे ना उससे, वो भी जनरेट नहीं करेगा। आप उसको बोलो कि हगिंग फेस का लोगो बना के दे, नहीं बना के दो। हाँ, 5 मिनट है, 5 बस, ये बस आज पढ़ाते हैं वो। हाँ बस 5 मिनट। ओके, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे होती है टॉप के वैल्यू। दिस टॉप के वैल्यू इज बेसिकली बेस्ड ऑन व्हेन आई बी टॉकिंग अबाउट कि भाई ठीक है रिस्पॉन्स देना है, रिस्पॉन्स जनरेट करना है, लेकिन रिस्पॉन्स जो जनरेट करना है वो कितनी रिलेटिविटी के ऊपर जनरेट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट तारिक जमील, सब जानते हैं कौन है, बताओ कौन है? इस्लामिक स्कॉलर, सबने इस्लामिक स्कॉलर बोला। मैं अगर कह रहा हूँ कि भाई वो ऑनर है एमटीजे क्लॉथ कंपनी का, अब आप कहोगे सर है तो सही, लेकिन वो इतना रिलेट थोड़ी कर रहा है। असल रिलेटिविटी उसकी ये है कि भाई इस्लामिक स्कॉलर है, ठीक है, वो ऑनर ऑफ एमटीजे है या फिर यू कैन से दैट के वहां पर वो काम करता है या वॉट एवर उसका नाम लिया हुआ है, रिलेट कर रहा है, लेकिन इतना रिलेट नहीं कर रहा। टॉप के वैल्यू का मतलब होता है कि कितनी मोस्ट रिलेटिविटी का आंसर आपको चाहिए, क्योंकि रिलेट तो सब चीजें कर रही हैं। मौलाना तारिक जमील से एमटीजे भी रिलेट कर रहा था, इस्लामिक स्कॉलर भी रिलेट कर रहा था, लेकिन आपको आउटपुट चाहिए था इस्लामिक स्कॉलर, एमटीजे का ऑनर नहीं चाहिए आपको। तो मोस्ट रिलेटिविटी क्या है कि भाई वो इस्लामिक स्कॉलर है, तो वहां पर हम आ जाते हैं जहां पे हम कहते हैं टॉप के वैल्यू। Top K value is, you can say that the model consider only the top 50 most probable tokens at each step.
यानी जो मोस्ट टॉप 50 प्रोबेबिलिटीज के ऊपर बेस आपके पास आउटपुट आ रहा होगा उसी को वो कंसीडर करेगा। ये नहीं कि जो फॉर एग्जांपल 3% 4% रिलेट कर रहा है उसको उठा लिया, नहीं, एक चीज जो 50% 60% रिलेट कर रही है तो वो हमें चाहिए, तो हमने यहाँ पे टॉप के वैल्यू भी सेट करनी होती है। इसके अलावा हमारे पास है टॉप पी वैल्यू विच इज न्यूक्लियस सैम्पलिंग इंस्टेड ऑफ फिक्स नंबर इट सिलेक्ट्स टोकन्स whose cumulative probability is 90%। ठीक है, एज वी ऑलरेडी नो व्हाट इज cumulative probability। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है डू सैंपल्स इनेबल सैम्पलिंग बेस्ड जनरेशन। क्यों? एज आई ऑलरेडी नो टोल्ड यू कि अगर आप मल्टीपल सैंपल्स चाहते हो तो ये आपको मल्टीपल सैंपल्स भी जनरेट करके देगा। ठीक है, इसमें कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। टॉप के top P is basically you can say that adopt dynamically to the model confidence, often produce more natural text than top K alone। देखो, एक होता है टॉप के जिसका काम क्या था कि मोस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो तो मिल गई आपको, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन व्हाट अबाउट, देखो वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होगी, वो तो रिलेटिविटी कर रहा है ना, इस टोकन से ये रिलेट कर रहा है, इस टोकन से ये रिलेट कर रहा है, इस टोकन से ये रिलेट कर रहा है। इसको मैं जब स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो वहां पे क्या आएगी, उधर आती है कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी, यानी आपका टॉप पी वैल्यू। ठीक है, हमारे पास दो किस्म की वैल्यू, टॉप के टॉप पी। टॉप के का मतलब है मोस्ट रिलेटेबल, टॉप पी का मतलब है जहां पर कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा आ रही हो। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम टॉकिंग अबाउट कि भाई अगर आपके पास 90% आपको लगता है इसके बाद ये लिखना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा डी मौलाना तारिक जमील, इसके बाद मुझे इस लिखना चाहिए। अब इसके बाद मुझे लिखना चाहिए इस्लामिक स्कॉलर। ठीक है, अब टॉप के ने क्या निकाल के दिया, इस्लामिक स्कॉलर मौलाना तारिक जमील, ये दो चीजें निकाल के दे दी उसने, टॉप के ने। टॉप पी विल बेसिकली आपको हेल्प करेगा या इस मॉडल को हेल्प कर रहा होगा टू जनरेट अ नेचुरल आउटपुट दैट इज डी मौलाना तारिक जमील इज अ इस्लामिक स्कॉलर, वहाँ पर टॉप पी वैल्यू आपके काम आ रही होगी। ठीक है, टिल देन वेट फॉर सम टाइम, वी हैव सर तलत हेयर फॉर सम, यू कैन से दैट बयान देना है सर ने, तो सर को बुला लो। ही इज ऑल्सो अ मजहबी स्कॉलर, वेरी गुड। Coming back to the topic here, as you see here कि हमने different parameter settings के साथ अपने ChatGPT which was not that much good in response और generation, फिर भी ये कहीं ना कहीं रिलेटिव इंफॉर्मेशन आपको आउटपुट में जनरेट कर रहा था कि जो हमने यहाँ पे इससे सवाल किया था वही हमें कहीं ना कहीं आउटपुट में जवाब हमें मिला, इससे ही रिलेटेड उसने कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट किया। इवन दो अगर मैं इसको और क्लियर इन्फॉर्मेशन देता, अच्छा एक स्टूडेंट था है जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि सर आप, जाहिर सी बात है यूजर तो नहीं लिखेगा ना यू आर ए कस्टमर सपोर्ट एजेंट एंड रिस्पॉन्ड पोलाइटली, तो बेसिकली ये यूजर ने नहीं लिखना, ये बेसिकली आपने एज अ डेवलपर पहले से ही उसके अंदर ऐड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, व्हाट आई हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल नेम्ड एज सिस्टम, और इसके अंदर मैंने बेसिकली ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर प्रोवाइड कर दी। अब सिंपली मैंने क्या किया, सिस्टम कॉन्केट और कॉन्केटिनेशन के साथ जो कस्टमर ने आपको एज अ प्रॉम्प्ट लिखा है वो आप इसके साथ कॉन्केट कर दो और एज इट इज इसको प्रोवाइड कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास यू कैन से दैट आउटपुट वो जनरेट करेगा। और वो आउटपुट कंसिस्टेंटली जिस तरीके से प्रीवियसली आपको आंसर दे रहा था व्हिच वाज हैलुसिनेटेड आंसर, नाउ इट इज समहाउ रिलेटेड आंसर। इस इवन दो हमने चैट जीपीटी 2 यूज किया है, हमने GPT 2 यूज किया हुआ है, अगर कोई अच्छा मॉडल होता तो और अच्छा जवाब ये आपको जनरेट करके जरूर दे रहा होता। ठीक है, तो इसी तरीके से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब की बार हम देखते हैं कि भाई रिड्यूसिंग हेलुसिनेशन रिस्क हमारे पास क्या है और ये रिकनेक्ट क्यों है, बड़ा चलो देखते हैं इसको। Okay, so here you can see that we have industry techniques. Number one thing, use smaller temperature। क्यों? क्योंकि आपको पता है hallucinations को कम करना है तो आपने ये limitations लाजमी यूज करनी है। Limit maximum tokens, provide context explicitly,
and prefer extract QA over free generation, use retrieval based systems. Now this is how we can control the hallucination. इसमें एक लास्ट में एक ऑप्शन है, इसका नाम है use retrieval based systems. This retrieval based is basically the RAG. ये जो आपको रिट्रीवल की बात यहाँ पे मैंने लिखी है, ये बेसिकली इज अबाउट रैग हेयर. रैग का मतलब है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, और वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लाजमी परफॉर्म करेंगे, और कैसे करेंगे वो भी देखेंगे. उसके अलावा रैग को हम डायरेक्टली कोशिश करेंगे कि हाकिंग फेस के ऊपर हम किस तरीके से अपने मॉडल बना के उसे डिप्लॉय कर सकते हैं ऑन स्पेसेस. तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा पहला टॉपिक यही होगा, हाउ वी कैन डिप्लॉय द मॉडल ऑन हगिंग फेस. किस तरीके से आप उसके ऊपर अपलोड कर सकते हो, कैसे आप वहां से डायरेक्टली यूज की जा सकती हैं, कैसे कोई एपीआई बनाकर वो भी आप हगिंग फेस के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं. ठीक है, इस तरह फ्लास्क बनाया था, फास्ट एपीआई हमने बनाई थी, तो फास्ट एपीआई के ऊपर भी हम बना के देखेंगे कि हम किस तरीके से ये सारा कुछ फास्ट एपीआई के थ्रू अपनी खुद की एपीआई भी जनरेट कर सकते हैं. साथ में हम नेक्स्ट वीक ये भी देखेंगे कि किस तरीके से आप एपीआई के थ्रू एलएलएम मॉडल्स को एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक ओपनएआई, लाइक जेमिनाई, लाइक क्लाउड. ठीक है, यहाँ से आप कैसे एक्सेस कर सकते हो ये सारी चीज़ें वो भी हम इसके अंदर देखेंगे. एग्जीक्यूटिव क्वेश्चन आंसरिंग, हेयर वी आर गोइंग टू बिल्ड QA बॉट, और इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं टास्क है हमारा क्वेश्चन आंसरिंग, और मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं डिजिटल वर्ड का बेस्ड केस डिजिटल स्क्वाड. This is a model coming from Hugging Face. You can see already you can say that fine-tuned model है, क्वेश्चन आंसरिंग के लिए ही बनाया गया है. तो इससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर यानी QA क्वेश्चंस कर सकते हो. ये क्वेश्चन करो इससे और ये आपको आंसर जनरेट करके देगा. तो here we have downloaded all the you can say मॉडल हेयर, और उससे पहले हम ज़रा अपनी चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये दोबारा से रीरन हुआ है, तो इसको एक दफ़ा हम एग्जीक्यूट कर देते हैं ताकि हमारी कोई प्रॉब्लम ना हो. सो here we are going to execute this. So this will download digital bird base cased this distilled squad. It is a model coming from Hugging Face. सारी फाइल्स इसने डाउनलोड कर ली और it is been executed. Okay, now here we have the context here, or you can say that the question. अब देखो हमारे पास दो चीजें मैंने यहाँ पे बनाई है. नंबर वन थिंग इज कॉन्टेक्स्ट एंड नंबर टू इज क्वेश्चन. Here you can see this, ये जो आपके पास कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, दिस इज बेसिकली अबाउट द इंफॉर्मेशन जो आप इसे बता रहे हो. ठीक है, अब एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू रिट्रीवल बेस्ड, तो यहाँ पे हम कोई रैग में, अच्छा रैग में और या इसमें फ़र्क क्या है, ये भी रिट्रीवल बेस्ड काम कर रहा है, लेकिन रैग में और इसमें फ़र्क क्या है. रैग इज बेसिकली वेयर यू हैव अ फाइल जिसमें से उसने आंसर निकाल के देना है, उसके अलावा वो कोई भी दूसरा आंसर नहीं देगा, कुछ और आंसर में वो ऐड ही नहीं करेगा रैग के अंदर. लेकिन यहाँ पर आप करवा सकते हो इससे, इधर आपको टेम्परेचर भी सेट करना पड़ेगा, इधर वी आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑनली. अब इस कॉन्टेक्स्ट में देखो हमने क्या रखा है, आवर रिटर्न पॉलिसी अलाउज कस्टमर टू रिटर्न प्रोडक्ट विद इन 30 days ऑफ परचेज, refund are processed within 5 business days after receiving the product. For example, this is here, this is about our policy. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, मुझे आज इसको बाद में ऐड करेंगे, फिलहाल हम इसको ऐसे ही लिखते हैं. दिस इज द कॉन्टेक्स्ट हियर एंड वी हैव द क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन इज हाउ आर यू, सिंपल. ठीक है, लेट्स सी हमारे पास क्या आंसर आता है और किस तरीके से हम इसको यूज कर रहे हैं. तो हियर वी हैव द क्वेश्चन आंसरिंग बॉट जो हमने यहाँ पे डाउनलोड ऑलरेडी कर लिया था. ये है QA पाइपलाइन के अंदर. तो ठीक है, हियर वी हैव QA पाइपलाइन, और इसके अंदर हम बेसिकली क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं आवर क्वेश्चन एंड कॉन्टेक्स्ट में आवर प्रोवाइड कर रहे हैं हमारा कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, इट वेरीज ऑन दैट मॉडल ऑल्सो. ठीक है, अब आप ये डिजिटल बर्ड का मॉडल यूज़ करो तो इसके अंदर ये कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चन का पैरामीटर आपको नज़र आ रहा है. इसका मतलब ये नहीं है कि हर मॉडल में आपको ये नज़र आएगा. ठीक है, वी हैव आंसर एंड वी हैव द कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस यू कैन से दैट द एक्यूरेसी. ठीक है, कॉन्फिडेंस जितना अच्छा होगा उतना अच्छा जवाब उसने दिया है और कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया. Now I am talking about how are you. Let's see what it says. Refunds are processed within 5 business days after receiving the product.
ओके, बट द क्वेश्चन वाज हाउ आर यू, और ये जवाब क्या दे रहा है, और आप देख सकते हो इसने कॉन्फिडेंस क्या बताया, 0.07। मतलब ये खुद कह रहा है कि ये आंसर आपके क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बट क्योंकि हमने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट सवाल पूछा था तो इसकी गलती नहीं है। हम इससे ज़रा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सवाल पूछते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कहा कि भाई एक काम करो, हाउ मैनी डेज डू यू टेक फॉर रिफंड, ठीक है, रिफंड, ठीक है। लेट्स सी ये हमसे क्या, हमें क्या आंसर देता है। नाउ इट सेज 5 बिजनेस डेज, और ये आंसर आपके इसी कॉन्टेक्स्ट में से आ रहा है, एंड यू कैन सी द कॉन्फिडेंस लेवल व्हिच इज मोर देन बिफोर। पहले आपके पास 0.07 यानी 7% दे रहा था वो आपका एज अ कॉन्फिडेंस, यहाँ पर आपको 47% कॉन्फिडेंस दे रहा है कि भाई ये आंसर आपके कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड मैंने निकाल के दिया है। So here, whenever this bot is basically used only for the question answering from the context जो हमने ऊपर दिया है। Now, for example, I need to add something more about this. जैसे कि मैंने उसको बताया, my company is my company name is SMIT, and we usually यानी we sell some IT products, या नहीं स्पेशल नहीं थे, AI products in US market। ओके, नाउ दोबारा सवाल करेंगे इससे, लेकिन अब की बार सवाल चेंज करते हैं। आई नीड टू नो अबाउट के एक और चीज़ देते हैं इसमें, यू आर QA bot and your name is Ali from SMIT। लेट्स सी ये हमें क्या जवाब देता है। तो हम कहते हैं हेलो, who are you? What it says, your name is Ali from SMIT। कॉन्फिडेंस लेवल तो कम है, लेकिन इसको मिल गया कि ये आखिर बात किस बारे में हो रही है, कि भाई आप कौन हो, who you are। so here you can see this कि कहीं ना कहीं हमें उसने आंसर ढूंढ के निकाल के दिया है from the context in here। अगर मैं इससे कहूँ फॉर एग्जाम्पल, एक और सवाल पूछता हूँ, what is the name of your company? What it says, SMIT, and with confidence of 0.96 यानी 96% एक्यूरेसी के साथ वो आपको बता रहा है कि भाई मेरे कंपनी का नाम है SMIT। हाँ, फाइन ट्यून बेसिकली आपके डेटा के बेसिस पे होता है। मैं आपको एक चीज़ देखो, फाइन ट्यूनिंग अलग है, ठीक है, और आपकी जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है वो अलग है, और एक और चीज़ को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। ये तीन अलग अलग चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। फाइन ट्यूनिंग इज कि आपका मॉडल किसी डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है, ठीक है, आप चाहते हो, आपके पास अपना खुद का डेटा है, आप उसके ऊपर उसको ट्रेन करना चाहते हो, आप उसको कम्प्लीटली ट्रेन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपके पास इतना डेटा नहीं है और इतना रिसोर्स नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, प्री ट्रेन मॉडल को उठाओगे, उसको अपने डेटा के ऊपर ट्रेन करोगे, तो वो आपको उसमें से भी आंसर देगा। एक होता है
prompt engineering. Prompt engineering is okay, while your model is working, you are instructing your model to answer in a controlled manner. आंसर दो लेकिन कंट्रोल्ड मैनर में देना चाहिए, ठीक है। तीसरी होती है कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल। आंसर देना है कंट्रोल्ड मैनर में देना है, लेकिन मेरे कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड आंसर देना। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, तीनों का काम अलग है। फाइन ट्यूनिंग एक अलग बात हो जाएगी। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आ गया, तभी तो अभी प्रॉम्प्टिंग तो कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं और दूसरा कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल पे भी काम कर रहे हैं। आएगा आएगा, आगे करते हैं उसको, रिट्रीव वो करते हैं। देखो अब मैं आपको बताऊं, जितने भी मॉडल्स आपको मिल रहे हैं हगिंग फेस के अंदर, उसके अंदर एक आप कह लो कैटेगरी है टास्क की, ठीक है। वो क्यों बनाई गई, उसकी एक वजह है। उसको बनाने का मकसद ये है कि आपको जो स्पेसिफिक मॉडल चाहिए, आप उस कैटेगरी में जाके मॉडल उठा लो, वो मॉडल उस काम के लिए सबसे बेहतरीन है, ठीक है, उस काम के लिए वो काम करेगा। अब तुम कहोगे कि सर एक काम करते हैं, एक हमारे पास क्यूए क्वेश्चन है, उससे मैं समराइजेशन कराऊंगा, तो वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो बना ही क्यूए के लिए है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है कि जो क्यूए वाला आपका मॉडल है, ठीक है, वही चलाना है, उससे काम भी क्यूए वाला ही लेना है, यानी क्वेश्चन आंसरिंग का ही जवाब लेना है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि वो एक अच्छे मैनर में, एक कंट्रोल्ड मैनर में जवाब दे। काम तो उससे क्यूए ही करवाओगे आप, इससे आप समराइजेशन का काम नहीं करवा सकते। देखो अब एक सवाल है, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, सर क्यों नहीं करवा सकते, ठीक है। कल वाली क्लास में थे फाइन ट्यूनिंग वाली में, ठीक है, उसमें मैंने एक चीज सेट की थी, वो था लेबल्स। रिमेंबर क्लासिफिकेशन का मॉडल बना रहे थे हम, उसको फाइन ट्यून कर रहे थे ना। तो डिजिटल बर्ड क्लासिफिकेशन के लिए नहीं बना था, डिजिटल बर्ड बना था जर्नल के लिए, ठीक है। उस डिजिटल बर्ड से आप समराइजेशन भी परफॉर्म करवा सकते थे, उससे आप ट्रांसलेशन भी परफॉर्म करवा सकते थे, उससे आप सारे जनरल टास्क परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि वो जनरल टेक्स्ट जनरेशन का मॉडल है। मैंने उसको क्या किया, फाइन ट्यून किया और उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो अब आंसर सिर्फ लेबल में देगा, ठीक है। बनाए लेबल में जवाब देगा, वो 2 लेबल देगा, ठीक है, या 4 लेबल वट एवर देगा, ठीक है, स्पोर्ट्स हो गया वट एवर इट इज। अब उसका आउटपुट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स, जो क्या क्या था, स्पोर्ट्स था, वर्ल्ड था, टैग था और एक और था, ठीक है। ये 4 आउटपुट दे रहा है वो, बस मॉडल बन गया, मैंने वही उठाया अपलोड कर दिया। और अपलोड करते वक्त मैंने साथ में उसको लिखा कि भाई ये हमारा जो टास्क है, यानी कैटेगरी मैंने उसमें डिसाइड की, वो थी न्यूज़ क्लासिफिकेशन या फिर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। अब तुमने वो उठा लिया, अब तुम उससे चाह रहे हो कि नहीं ये टेक्स्ट जनरेट करके दे। अरे भाई तुमने ही तो बनाया, तो एक बंदे ने बनाया है, उसने कहा है कि ये आउटपुट में देगा ही सिर्फ 4 नाम, तो उससे आप टेक्स्ट जनरेट तो करवा ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन का काम करेगा। पीछे कुछ भी हो रहा हो, डेटा उसके पास कितना ही क्यों ना हो, पर वो है तो सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन का मॉडल। एक मॉडल सिर्फ और सिर्फ क्यूए का मॉडल, एक मॉडल सिर्फ और सिर्फ जनरेशन का मॉडल। अब जो जनरेशन का मॉडल है उससे आप कुछ भी करवा सकते हो, उसको आप फाइन ट्यून करो और उसको आप कुछ भी जनरेट करवा सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो जनरेशन का मॉडल है और वो जनरली कुछ भी जनरेट कर सकता है। एक स्पेसिफिकली उसको फाइन ट्यून कर दिया, एक मॉडल बना दिया जो सिर्फ और सिर्फ क्यूए देगा, तो फिर उससे आप जनरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो बनाया ही आपने ऐसा है। अब तुमने एक सिस्टम बनाया, एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, अब तुमने उसके ऊपर डेटा डाल दिया सारा का सारा अबाउट, यू कैन से दैट आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सारा डेटा डाल दिया, और उस वेबसाइट पे आप बेच रहे हो क्या हो, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वो बेच रहे हो। अब तुम उससे ऐसी चीज़ के बारे में पूछोगे जो उसको पता है, लेकिन आपने बनाया ही नहीं है कि वो जवाब दे सके, तो फिर वहां से देखो, तो ये भी ऐसे ही काम करना है। जो जर्नल होते हैं उससे आप कुछ भी आउटपुट, लेकिन उसको आप फाइन ट्यून कर सकते हो ना, इसको फाइन ट्यून नहीं कर सकते। अरे टास्क स्पेसिफाई, मैं वही तो बता रहा हूँ, हगिंग फेस पे सिर्फ कैटेगरी है। मतलब ये समझ लो, आपने देखा होगा यहाँ तो पता नहीं, मैंने बाहर देखा है,
नॉर्मली यूएई की साइड चले जाओ, किसी भी बाहर कंट्री में चले जाओ, अच्छे कंट्रीज में चले, इंडिया को छोड़ के और कुछ लो ग्रेडेड कंट्रीज को छोड़ के, वहाँ पे डस्टबिन देखोगे ना तो 3 डस्टबिन रखे होते हैं, ठीक है। एक में प्लास्टिक, एक में शीशे की चीज़, एक में कागज़ की चीज़, फॉर एग्जाम्पल, सही। अब तुमने कहा ये शीशे की चीज़ है, सर इसके अंदर मैं प्लास्टिक की चीज़ डालूंगा। अरे भाई क्यों डालोगे, जब मैंने बनाया ही शीशे के लिए है वो। इधर भी ऐसे ही है, मॉडल आपने उठाया या फिर अपना बनाया, डेटा उसमें आपने जितना भी दिया, लेकिन आपने वो मॉडल बनाया ऐसा है कि वो आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ 4 लेबल देगा। उससे मैं दूसरी चीज़ कैसे निकालूं? तुमने तो बना दिया। अब आते हैं कि टास्क स्पेसिफाई, तुमने ही तो स्पेसिफाई किया है उसको। उसी चीज़ को जब आप हगिंग फेस पे अपलोड करें, उधर आप बताओगे कि भाई ये मॉडल क्लासिफिकेशन मॉडल है, ये कैटेगरी सिलेक्ट की, अब वो उधर ही नजर आएगा। इसका हगिंग फेस से कोई ताल्लुक नहीं है। हगिंग फेस ने सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जहाँ पे आप कैटेगरी सिलेक्ट करके उसके अंदर अपलोड कर रहे हो। जो मॉडल आपने फाइन ट्यून किया या बनाया है, वो तुमने बनाया ही ऐसा है। अब एक सवाल है, एक चीज है, सलवार है, कहाँ पहनते हो? नीचे पहनते हो, ऊपर पहनते हो? अब मैं तुमसे बोलूँ नीचे क्यों पहन दो, ऊपर पहन, बोलोगे सर भाई वो नीचे पहनने की चीज है, ऊपर कैसे? भाई तुम पहन के तो देखो, सर आ तो जाएगी लेकिन वो नीचे पहनने की चीज है। तो ये भी ऐसे ही है भाई, वो तुमने बनाई ही एक चीज ऐसी है, उससे आप दूसरा काम कैसे निकाल रहे हो? ये समझ, क्वेश्चन ही गलत है। एक चीज बनाई ऐसे, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये कह दो कि आपने पेन बना दी, ठीक है। अब पेन बनाई, अब पेन का काम क्या है? लिखना। अब तुम बोलोगे मिटा क्यों नहीं रही? मिटाने के लिए अलग बनाओ, तो मिटाएगा भी। अब पेन और मार्कर दोनों का काम क्या है? लिखना। दोनों में क्या है? इंक है। अब तो सर मार्कर वाला काम पेन क्यों नहीं कर रही? अरे उसकी निब ही तुमने पतली बनाई है, निब मोटी करो, चल जाएगा वो भी। तो इधर भी ऐसा ही है, आपने जो आउटपुट जनरेट करवाया वो 4 क्लासिफिकेशन क्लासेस हैं, वो जनरेट करवा दे, तो उसके अलावा कुछ जनरेट करेगा ही नहीं, भले डेटा उसके पास कितना ही क्यों ना हो। जर्नल को आप जितना मर्जी चेंज करो, जर्नल मॉडल से आप जो मर्जी आउटपुट लेना चाहो ले सकते हो। उसमें ये नहीं कहूँगा कि ये कोई टास्क स्पेसिफाइड, उसको आप खुद टास्क स्पेसिफाइड बना सकते हो। जैसे कि डिजिटल बट, अब वो जनरल मॉडल है, उसका काम है टेक्स्ट जनरेट करना। अब टेक्स्ट जनरेशन में लेबल भी आ गया, टेक्स्ट जनरेशन में समराइजेशन भी आ गई, टेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्वेश्चन आंसर भी आ गया, टेक्स्ट जनरेशन के अंदर कोई एजुकेशनल यू कैन से इंफॉर्मेशन लिख के दे रहा है या टेक्स्ट जनरेट करके देता है, वो भी आ गया। अब ये सारी चीज़ें आ गई। अब आप चाह रहे हो कि नहीं ये पूरा का पूरा मॉडल है, आपने चाहा कि भाई मुझे जो आउटपुट चाहिए वो सिर्फ चाहिए क्यूए का, तो आप उसको क्यूए स्पेसिफाइड बना दो, और वो जर्नल पे हो सकता है। अब एक चीज़ आपने क्यू एस पॉइंट बना दिया, अब आप कहोगे सर इसको मैं वापस से कैसे बनाऊं, तो ये पॉसिबल है। तो ये ऐसा ही है, एक बंदा आया, उसने उठाया डिस्टिल बट, उसको क्यू ए स्पेसिफाइड बनाया और हगिंग पेज पे दोबारा अपलोड कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम बोलो मैं क्यों क्यू ए बनाऊं जब पहले से ही बना हुआ है, तो मैंने वही उठा लिया। ऐसे वो टास्क स्पेसिफाइड हो गया। अब नाउ हेयर यू कैन सी वही सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा इसके अंदर मैं प्रॉम्प्ट और कंट्रोल्ड वे में यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन उसको बता दी। यू आर अ कस्टमर सपोर्ट एजेंट एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हियर ऑल्सो, मैंने इसको भी यहाँ पे बताया था। And where we have respond professionally and politely. So here we have the customer issue, which is my payment was deducted twice. Let's see ये हमें क्या जनरेट करके देता है। एंड कस्टमर का सपोर्ट एजेंट है, तो ये देखो आपको इसने डिफरेंट आउटपुट निकाल के दिया, मुझे यू आर उसको छोड़ दो, नीचे आ जाते हैं। रिस्पॉन्ड प्रोफेशनली एंड पोलाइटली, ये बार बार वही सेम जवाब दे रहा है क्योंकि मॉडल इतना अच्छा नहीं है हमारे पास। मॉडल हमने यूज किया था यहाँ पे डिजिटल वर्ड का बेस केस डिजिटल स्कॉट। अब आते हैं कि थोड़ा सा हम इसको किस तरीके से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो फॉर दैट वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ न्यू मॉडल, और ये बहुत बेहतर परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू जीपीटी 2 या फिर डिजिटल बर्ड के, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। वो जो मिस्ट्रल एआई का हमारा मिस्ट्रल 7B इंस्ट्रॉम वर्जन 0.2।
ये मॉडल आपको वहीं से मिल जाएगा, लेकिन इस मॉडल के लिए थोड़ा सा मुझे जो है जीपीयू चेंज करना पड़ेगा। तो रीस्टार्ट नहीं करना था, एंड टाइम चेंज करना था। लेट्स सी। ओके, सो मेरे पास यहाँ पर खत्म हो गया है, जैसे एक्सपायर्ड द प्रो आइडिया। ये कब एक्सपायर हुआ, या ये बड़ा मसला हो गया। चलो कोई मसला नहीं है, इसके ऊपर T4 अप्लाई करके देखते हैं। आई होप ये चल जाए। Just a minute, मैं ज़रा इसको फिलहाल पॉज। क्या कहा था, हगिंग। ओके, कमिंग बैक टू द आवर टॉपिक, आई हैव जस्ट परचेज्ड द Collab Pro again. So here you can see our GPU is basically getting the full power. Here you can see this कि हम वही T4 पे चल रहे थे, तो अभी फिलहाल इसी पे चलाते हैं। लेट्स सी क्या आंसर आता है। अच्छा, ये जो आपके पास एरर आया है, तो फिलहाल इस एरर को आप छोड़ दो। ये एरर बेसिकली मैंने यहाँ पे डायरेक्टली जनरेट करवाना था, तो इसकी वजह से आया है। फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में बेसिकली हुआ यूँ है कि हगिंग फेस ने अपनी लाइब्रेरी चेंज की है, तो थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है किस चीज़ के ऊपर, पैरामीटर्स के ऊपर। तो जो पैरामीटर्स हम लोग पहले यूज़ करते थे वो पैरामीटर्स में है नहीं, तो उसकी कोई मसला नहीं, नीचे आ जाते हैं हम। ठीक है, दोबारा जनरेट कराऊंगा, इसमें आपके पास सही आंसर आ जाएगा। Now what you see here, we have written some prompt here, लेकिन अब की बार एक चीज़ हमेशा याद रखें, इट डिपेंड्स ऑन द मॉडल। जो आप पहले मॉडल यूज़ करते हैं GPT-2 का या फिर डिजिटल बर्ड का, केस एंड केस वट एवर यू आर यूजिंग, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लेकिन अब की बार हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर मिस्ट्रल AI का, जो 7 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेन हुआ हुआ है। यू कैन सी दिस। सबसे पहले मैंने इसको बताया हुआ है कि व्हाट यू डू, it says you are a professional product copywriter। ठीक है, इसके अलावा write a professional product description। उसके अलावा प्रोडक्ट कौन सी है, वायरलेस नॉइस कैंसलिंग हेडफोन। राइट एग्जैक्टली 3 sentences। नाउ लेट्स सी कि ये इस प्रॉम्प्ट का हमें क्या आउटपुट देता है। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, ये जो मिस्ट्रल एआई है, ये मॉडल बेसिकली एक जनरल पर्पस मॉडल है। ये कोई स्पेसिफाइड फॉर द टास्क नहीं है, ये एक जनरेटिव और टेक्स्ट जनरेशन मॉडल है जो टेक्स्ट को जनरेट करेगा। लेकिन मैंने इसको ये बताया कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारा काम है प्रोफेशनल प्रोडक्ट कॉपी राइटिंग। अब ये मुझसे कोई भी आप इससे सवाल पूछोगे, ये सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट की कॉपी राइटिंग यानी एक बना के, यू कैन से दैट प्रोडक्ट, यू कैन से क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन बना के आपको रिटर्न करता रहेगा। ठीक है, नाउ हियर वी हैव कंट्रोल्ड आवर, यू कैन से दैट मॉडल, जिसके अंदर हमने कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड किए, जैसे कि आपके पास मैक्स न्यू टोकन्स। न्यू टोकन्स आर बेसिकली व्हाट वुड बी न्यूली जनरेटेड। मैक्स टोकन्स वॉस क्या था, वो इनपुट प्लस आउटपुट दोनों था। न्यू टोकन्स इज अबाउट व्हाट इज न्यूली जनरेटेड। ठीक है, उसके अलावा टेम्परेचर इज 0.6, थोड़ा सा हमने इसको और कंट्रोल किया हुआ है कि भाई हेलुसिनेशंस कम करो। और टॉप पी वैल्यू मैंने इसको बताया भाई 90% कॉन्फिडेंस के साथ आपने वैल्यू बनानी है, यानी सेंटेंस बनाना है। साथ में हमने इसके अंदर चीज़ें डाली हुई है, मुझे डू सैम्पलिंग, यस ट्रू। और इसके अलावा मैं इसको ये बता रहा हूँ कि भाई हमारे पास टोकन आईडीज जो आपने यूज करनी है, वो आपने इसी की ही टोकन आईडीज यूज करनी। ये ना भी बताओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने ही यूज करेगा। ठीक है, लेट्स सी इसने हमें क्या जनरेट करके देना है। सो व्हाट इज नाउ हैपनिंग हियर, क्या जो कह रहा है, इट सेज हियर वी हैव अ प्रॉब्लम विथ
CUDA DSA. Okay, something is problem here. So basically हमारा GPU जो है वो फुल हो चुका है. सो CUDA एरर आउट ऑफ मेमोरी, तो इसकी वजह से एरर दे रहा है. तो कोई मसला नहीं है, इसको हम चेंज कर देते हैं. और इट इज कमिंग ऑन A100. From here you will see our GPU will be upgraded. Deconnect. So disconnected, and here you can see हमारे पास 40 GB की GPU रैम है और सिस्टम रैम हमारी अराउंड 83.5 GB आ चुकी है. एक सवाल आप कर सकते हो सर हम कैसे इसको यूज़ करें. तो भाई अगर आपको यूज़ करना है उसका भी मैं आखिर में आपको तरीका बताता हूँ. आप इसको क्या करोगे और कैसे यूज़ करोगे ये सारी चीज़ें. इसको रन कर दिया. विल टेक सम टाइम क्योंकि अभी लॉन्च हुआ है. अब 2 एक्टिव सेशंस क्यों चल रहे हैं ये मुझे समझ. अभी तो मैं कोई स्क्रिप्ट रन भी नहीं कर रहा. चलो इसको देखता हूँ. Okay, so here we have Mistral AI. We run this. में जो टॉपिक लेना है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो थोड़ा सा आप इसको फोकस करो. नाउ हियर यू कैन सी यही सेम चीज़ हम दोबारा यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हमारे पास कंप्यूटेशनल पावर भी आ चुकी है. प्रीवियसली बेसिकली मल्टीपल सेशंस चल रहे थे जिसकी वजह से इट वाज टेकिंग टाइम. नाउ हियर यू कैन सी हमारे पास इसमें मुझे आउटपुट जनरेट करके देना था जिसमें हमने बेसिकली एक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जनरेट करवानी थी जिसका नाम था वायरलेस नॉइस कैंसलेशन हेडफोन. तो और ये एग्जैक्टली 3 सेंटेंसेस के अंदर होना चाहिए. लेट्स सी कि इसने हमें क्या जनरेट करके दिया है. Here you can see introducing our premium wireless noise cancelling headphones engineered for unrivaled sound quality and uninterrupted connectivity. Immerse yourself in crystal clear audio free from external distractions with our advanced active noise cancellation technology. Seamless switch between calls, music and so on. Here you can see how fantastic it has been working और कितनी अच्छी डिस्क्रिप्शन इसने हमें लिख के दी है. और इट इज़ यू कैन से दैट एग्जैक्टली 3 सेंटेंसेस के अंदर इसने इसको लिखने की कोशिश की है. ठीक है, लेकिन इसने आपने देखा होगा ये देखो आगे इसके बाद इसको कोई टैक्स नहीं नज़र आ रहा हमें. क्यों? क्योंकि इसने बीच में ही रुक गया. क्यों रुका? क्योंकि यहाँ पर हमने मैक्स म्यूट टोकन्स 80 दिए थे. ठीक है, आप मैक्स क्यू टोकन्स और बढ़ाओगे ऑटोमेटिकली आपके पास और अच्छा आउटपुट आ जाएगा. जैसे कि मैं इसको और अच्छा बनाना चाहता हूँ. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको कंट्रोल टेम्परेचर दिया था. अगर मैं इसमें 1 दे देता हूँ तो क्या होता है. Now here you can see introducing our premium wireless. ठीक है, very good. Seeking unrivaled. ठीक है, very good. यहाँ पे allowing you fully focus on your musical calls. के बाद क्या embrace the future of audio. Seamless Bluetooth connectivity. अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर 80 लिखा हुआ है तो यहाँ पर उसी के हिसाब से ये आउटपुट दे रहा है बट विथ मोर क्रिएटिविटी. ठीक है, इसी सेम चीज़ को आप और अच्छी तरीके से काम कर सकते हो. जैसे कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, आप जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है. वी आर गोइंग टू क्रिएट FAQ क्वेश्चन आंसरिंग यूजिंग 3 पॉलिसीज कंपेयर टेम्परेचर अबाउट 0 to 3. ये अपना असाइनमेंट थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम वापस से आगे आ जाते हैं. एक और चीज़ मैं यहाँ पे यू कैन से प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, यूज़ करना चाहता हूँ, दैट इज़ हाउ वी कैन यूज़ मोर मॉडल्स. ठीक है, अब कुछ हमारे पास ऐसे मॉडल्स हैं जो हम डायरेक्टली हगिंग फेस से पाइपलाइन के थ्रू कॉल नहीं करवा सकते, विच आर रिस्ट्रिक्टेड मॉडल्स जो आपकी एक्सेस रिस्ट्रिक्शन के साथ आते हैं. ठीक है, एक्सेस रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि आपके पास इसका एक्सेस नहीं होता. ठीक है, अगर रेगुलरली देखा जाए. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक मॉडल यूज़ करूँगा जिसका नाम है
लामा 3.1 विथ 8 बिलियन पैरामीटर्स के साथ। इसी को मैं यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर लेता हूँ, तो आप लोगों के पास ये मॉडल आ जाएगा। ऐसे इधर आ जाओ। Okay, so here you can see this is the model that I'm going to use it. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, grant gated model which is you have been granted access to this model। देखिए ये मेरे पास एक्सेस है, आपके पास इसका एक्सेस नहीं होगा इफ यू आर करंटली यूजिंग हगिंग फेस। अगर आपने अभी अभी स्टार्ट करना शुरू किया है तो अब अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए, तो जिसके पास एक्सेस नहीं है तो वो अपने लैपटॉप में एक दफ़ा ये मॉडल सर्च करो, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि होगा क्या। बेसिकली आप क्या करोगे, इसी मॉडल कार्ड के अंदर थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपके पास एक फॉर्म नज़र आएगा। सी दिस, क्या आपके पास वो फॉर्म आ रहा है? देखो मॉडल का नाम है लामा 3.1 विथ 8 बिलियन पैरामीटर्स एंड इंस्ट्रक्शन। अच्छा, फाइल में ना मेरी एक्सेस की भी लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर किसी को सही तरीके से इस्तेमाल करो तो भले उसको यूज़ करो, वरना मैं मिटा दूंगा एक्सेस की। अपनी मेरी एक्सेस की है तो आप मेरी एक्सेस की के जरिए डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन उसको ज़रा सही तरीके से इस्तेमाल करना, उल्टे सीधे कामों में मत लगा देना उसको, वरना मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर मेरे अच्छे खासे पैसे लगे हुए। आ रहा है, फाइंड दिस मॉडल ऑन हगिंग फेस। एक फॉर्म आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। यू जस्ट नीड टू गो एंड फिल दैट फॉर्म, और साथ में आप पूछेगा ये कि आप स्टूडेंट हो क्या हो, यानी आपकी ऑक्यूपेशन पूछेगा, तो वो आप बताओ उसको कि भाई एज ए स्टूडेंट हम काम करें, तो आपको ये फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगा हगिंग फेस पे, क्योंकि मेटा वाले अलाउ कर देते हैं, पुराने मॉडल जितने भी हैं वो मेटा अलाउ कर देता है कि आप उसको यूज़ कर सकते हो, डाउनलोड करके चला भी सकते हो, ठीक है। लेकिन वो तब करेगा जब तक आप उसको खुद से फॉर्म फिल करोगे। फॉर्म फिल कर दो, आपके पास एक्सेस आ जाएगा, लेकिन ये एक्सेस आप फिर भी यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर इसको यूज़ करना है, आपने सिंपली क्या करना है, अपने हगिंग फेस प्रोफाइल पे जाना है, यहाँ पर आपको नीचे नज़र आ रहा होगा एक्सेस टोकन्स, यहाँ जाना है और इधर से आप पासवर्ड लगाओगे, ठीक है। कंफर्म करो एंड हेयर यू हैव द परमिशन एक्सेस कीज, यानी एक्सेस टोकन से आपके पास एपीआई टोकन से यहाँ पे आपको इधर जनरेट करना है। कैसे जनरेट करना है, क्रिएट अ न्यू टोकन में जाओ और यहाँ पे टोकन का नाम वट एवर द नेम यू नीड टू राइट, और इसके अलावा आप इसके अंदर ये रीड एक्सेस ऑफ कंटेंट ऑफ ऑल रिस्पॉन्स अंडर योर पर्सनल नेम स्पेस, इसको ऑन करो, ये ऑन करो, ये ऑन करो, ये ऑन कर दो, ठीक है। इन्फ्लुएंसेस वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये जो आपके पास रिपोजिटरीज है ना, ये सारा सारा ऑन कर दो। उसके अलावा आप बस ये करके नीचे आ जाओ, नीचे आके आप यहाँ से इसको क्रिएट कर दो। वंस यू हैव क्रिएटेड योर एक्सेस टोकन, आपके पास एक एक्सेस की नजर आएगी, ऑन द स्पॉट नजर आएगी, उसी को कॉपी करना, किसी अच्छी जगह पे सेव करना, क्योंकि दोबारा वो नहीं मिल सकती आपको। उसको आप कहीं पे सेव कर देना और वही एक्सेस की आप यहाँ पर यूज़ करके इसको एक्सेस कर सकते हो। तो हम भी यहाँ पर मेटा का लामा 3.1 यूज़ करने जा रहे हैं, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए हमें कुछ चीज़ें लाजमी चाहिए, जिसमें से नंबर 1 थिंग इज़ एक्सेलरेट, नंबर 2 इज़ बिट्स एंड बाइट्स, नंबर 3 इज़ सेंटेंस पीस, ठीक है। ये कुछ लाइब्रेरीज है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। किस लिए यूज़ करेंगे, आई विल शो यू देयर। वंस यू हैव इंस्टॉल्ड दिस, आपने सिंपली क्या करना है, फ्रॉम हगिंग फेस इंपोर्ट लॉगिन, ये लाइब्रेरी आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगी। दिस इज हगिंग फेस हब इंपोर्ट लॉगिन, और इसमें आप लॉगिन कैसे करोगे, लॉगिन और टोकन के अंदर आप अपनी वो एक्सेस की यहाँ पे प्रोवाइड कर दोगे, सिंपल, ठीक है। जैसे ही आपने एक्सेस की प्रोवाइड कर दी, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। वंस इट इज लॉगिन, नाउ यू कैन यूज दैट मॉडल जिसका आपको एक्सेस मिला हुआ, जिसका नहीं मिला हुआ तो फिर भी अभी भी यूज नहीं होगा, ज़ाहिर सी बात है। तो जिसका एक्सेस आपको मिला हुआ है आप इजी के आप यूज कर सकते हो।
और here we are going to use it. How we can use it? बहुत आसान है, वही सेम तरीका है जिस तरीके से हमने प्रीवियसली जब हम फाइन ट्यून कर रहे थे उस वक्त यूज किया था। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑटो टोकनाइजर उठाना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे अपना मॉडल फ्रॉम प्री-ट्रेन उठाओ और उसे आप यूज कर सकते हो। मैं फिलहाल इसको डायरेक्टली रन करता हूँ। नाउ हियर यू कैन सी ये सिंपली यहाँ पर इसको डाउनलोड कर रहा है और वंस इट इज डाउनलोडेड ये 16 GB का मॉडल है, ठीक है। अगेन मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉडल है, तो अगर आप डायरेक्टली करोगे तो आपके पास कंप्यूटेशनल पावर होनी चाहिए। अब सोचो ये मॉडल आप सिर्फ चलाने के लिए इतनी पावर चाहिए आपको, जब इसको डिप्लॉय करना होगा तो क्या चाहिए होगा। डिप्लॉय भी करेंगे उसमें भी मैं आप लोगों को जीपीयू बाय करके ही दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। इतनी इन्वेस्टमेंट तो मैं आप लोगों पे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आउटपुट भी दिखा, आउटपुट आना चाहिए मेरा। मैं अगर इतनी इन्वेस्टमेंट आप लोगों पे कर रहा हूँ उसकी वजह ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग कुछ सीख के जाओ, वरना ये 15,000 रुपये कमाना बहुत मुश्किल है और मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अपना आउटपुट लाजमी दिखाएं, जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा ये जो एरर है इसको फिलहाल आप छोड़ दो, कोई मसला नहीं है। इसकी वजह ये है कि न्यू वर्जन के अंदर लोड इन 8 बिट जो है वो हमारे पास खत्म हो गया, ठीक है। पहले था अब नहीं है, लेकिन कोई मसला नहीं, इसको छोड़ दो, हम नीचे आ जाते हैं। So here we are basically using the same model, but this time how we are using, here we have the prompt here which is explain transformers in simple terms, और साथ में हमने एक टोकनाइजर जनरेट किया यानी बनाया है, वही सेम तरीके से टोकनाइजर बना रहे हैं जिस तरीके से हमने पहले जब हम फाइन ट्यून कर रहे थे उसी तरीके से हम यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं। सो वी हैव द टोकनाइजर, वी हैव द प्रॉम्प्ट, रिटर्न टेंसर। आप यहाँ बताओगे कि भाई अगर आपको रिटर्निंग टेंसर चाहिए या नहीं चाहिए, इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास रिटर्न टेंसर आए, उसकी वजह ये है कि मेरे पास एक फाइल बनेगी जो पीटी फाइल होगी .pt के नाम से, व्हिच इज यू कैन से दैट जिसके अंदर p टोकन्स होते हैं, ठीक है। नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, लेकिन हम यहाँ पे बनाएंगे। Then what we are going to do is to generate a token here, और जनरेट करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, मॉडल डॉट जनरेट, जो मॉडल हमने ऊपर यहाँ पर बनाया था, लेकिन इसको हम जनरेट करके देखते हैं। लेट्स सी हमारे पास आउटपुट क्या चाहिए। तो अभी फिलहाल नहीं चलेगा तो इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं, नीचे आ जाते हैं। अब आते हैं कि हमारे पास जो टोकनाइजर हमने ऊपर जनरेट किया उसी के बेसिस पे हम इसमें से आउटपुट निकालना चाहते हैं, लेकिन ये एरर क्यों दे रहा है बार बार। एक मॉडल यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है, यू कैन सी। मैंने इसको सिंपली एक सवाल किया था कि एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्मर्स इन सिंपल टर्म्स। नाउ हियर यू कैन सी, हियर इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ ट्रांसफॉर्मर वर्क्स। इमेजिन यू हैव टू कॉइल्स ऑफ वायर्स। अच्छा अब ये ट्रांसफॉर्मर कौन सा बता रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मर बता रहा है। थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसफॉर्मर इन डेटा साइंस। लेट्स सी अब क्या आउटपुट आता है। सो इट इज टेकिंग लिटिल बिट ऑफ टाइम, लेकिन क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। Here you can see we have generated, और ये आपका transformer is a type of neural network architecture used in a deep learning. It is also called a transformer because it is designed to handle sequential data such as text or time series data. So we have a very good output from Llama 3.1 मॉडल, बहुत अच्छा है तो इसलिए आउटपुट भी बहुत अच्छा आपको दे रहा है। अब एक सवाल है कि सर ये ट्रांसफॉर्मर वर्क्स तक रुक गया, ठीक है, क्यों रुका, क्योंकि आपने यहाँ पर मैक्स न्यू टोकन्स 200 दिए हुए हैं। आप मैक्सिमम न्यू टोकन्स बढ़ाते रहो, जितना ज़्यादा आप टोकन्स रखोगे उतना ज़्यादा ये आपके पास आउटपुट जनरेट करके देगा। इसके अलावा डू सैम्पलिंग हमने ट्रू कर दिए तो ये मल्टीपल सैंपल्स निकाल रहा है, लेकिन हर सैंपल में से मैंने क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट आउटपुट लिया है, अगर आप सेकंड आउटपुट लिखोगे तो दूसरा आउटपुट आ जाएगा, थर्ड आउटपुट लिखोगे तो थर्ड आउटपुट आ जाएगा आपके पास।
Here you can see we have a temperature of 0.7. ये एक कंट्रोल टेम्परेचर है, आप इसको जितना बढ़ाओगे आपके पास उतना ज़्यादा यू कैन से दैट क्रिएटिविटी ये प्रोड्यूस करता रहेगा। टॉप पी वैल्यू हमने इसको प्रोवाइड की हुई है व्हिच इज 90%। सो हियर वी हैव जनरेटेड द मॉडल। आई होप आप लोगों को इसकी समझ में आ गई होगी। एक और चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है विथ टॉर्च डॉट नंबर ऑफ ग्रेड। नाउ व्हाट डज इट मीन्स and why we have used this? Basically here we are not directly using, but मैं PyTorch से ग्रेड कर रहा हूँ अपने मॉडल को। जो आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमें पूरी की पूरी सेटिंग्स भी प्रोवाइड कर रहा है। अब क्योंकि मैंने इसमें से सिर्फ और सिर्फ आउटपुट निकाला है, आप चाहो तो इसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी गेट कर सकते हो। कैसे, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर भी समझाऊंगा। लेकिन इसी चीज़ को हम और किसी तरीके से कैसे अच्छा काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करो, मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी कि हमारे पास 3 किस्म के प्रॉम्प्ट होते हैं, सिस्टम, यूज़र, असिस्टेंट। वो चीज़ अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं की। इवन दो जब हम डिस्क्रिप्शन दे रहे थे अपने मॉडल को तो वो हम क्या करते उसके साथ कॉन्केट करके लिख के दे रहे थे, लेकिन इसको आप अलग तरीके से भी प्रोवाइड कर सकते हो। यानी आप डायरेक्टली बता सकते हो कि सिस्टम को क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। जैसे कि हमने इसको यूज़ किया हुआ है, हेयर यू कैन सी हेयर वी हैव द मैसेज लिस्ट, जिसके अंदर हमने 2 डिक्शनरीज बनाई हुई है। यू कैन सी पहली डिक्शनरी के अंदर रोल क्या है, सिस्टम, तो दिस इज द सिस्टम प्रॉम्प्ट, ठीक है। दूसरी डिक्शनरी में उसी में कंटेंट क्या है, वॉट एवर यू नीड टू प्रोवाइड। जैसे कि मैंने इसको बता दिया है यू आर अ हेल्पफुल एआई असिस्टेंट। इसके अलावा हमारे पास सेकंड डिक्शनरी इसके अंदर हमने क्या, भाई ये हो गया यूजर, तो ये हो गया आपका प्रॉम्प्ट यूजर। अब ये पूरा मैसेज मैं डायरेक्टली कैसे दे सकता, फॉर दिस व्हाट आई कैन डू is basically we could not use the traditional way of using। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था हम डायरेक्टली क्या कर रहे थे, यहाँ पे टोकनाइजर्स ये बने हुए, इसको प्रॉम्प्ट दिया, उसने टोकन्स में जनरेट किया, वही टोकन हमने इसको दे दिया, ऐसे ही है। लेकिन यहाँ हम इसको कैसे यूज करेंगे, सिंपली व्हाट वी विल यूज टोकनाइजर्स डॉट अप्लाई चैट टेम्पलेट। अब ये चैट टेम्पलेट क्या है, this is the chat template because we are need to create a way of chatting। जिस तरीके से चैट होती है, भाई सिस्टम बोल रहा है ये, यूजर बोल रहा है ये, असिस्टेंट बोल रहा है ये, फिर यूजर ने ये बोला, फिर असिस्टेंट ने ये बोला, फिर सिस्टम ने ये बोला, फिर यूजर ने ये बोला। अगर 4 बंदों को साथ बिठा रहे, भाई फलाने ने ये बोला, फलाने ने ये, चैट हो रही है। तो वही चैट टेम्पलेट अगर आपको प्रोवाइड करना है, फॉर दैट वी हैव टोकनाइजर डॉट अप्लाई चैट टेम्पलेट। इसके अंदर आप सारे मैसेजेस यानी ये पूरी की पूरी लिस्ट प्रोवाइड करोगे और साथ में बताओगे भाई टोकनाइज हुआ है कि नहीं हुआ। सो इट इज नॉट टोकनाइज, सो वी नीड टू टोकनाइज इट। तो इसलिए आप इसको बताओगे फॉल्स, भाई आपने टोकनाइज करना है, मैंने नहीं करके दिया आपको। इसके अलावा है ऐड जनरेशन प्रॉम्प्ट। क्या आप इसके अंदर जनरेशन प्रॉम्प्ट भी ऐड करना चाहते हो, यानी जो ये जनरेट करेगा वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर अपेंड होता जाएगा खुद ब खुद। उससे क्या होगा, एक मेमोरी बिल्ड होगी। यूजर ने ये बोला, असिस्टेंट ने यानी आपके मॉडल ने ये जवाब दिया, फिर उसके ऊपर यूजर ने ये बोला, तो आप मॉडल को पता है कि असिस्टेंट ने ये जवाब दिया था, तो उसी के रिलेटेड मैंने पहले ये जवाब दे चुका हूं, तो एज इट इज सेम वापस नहीं देगा। कॉन्टेक्स्ट बिल्ड होता जाएगा, मेमोरी बिल्ड होती जाएगी। चैट जीपीटी के ऊपर आप देखते हो कोई भी जब चैट ओपन करते हो, आप कुछ भी इसको सर्च करते हो या लिखते हो, प्रॉम्प्ट करवाते हो, वो चैट चल रही है और कोई चीज उसने पहले बता दी होती है तो उसको पता होता है ये मैं पहले बता चुका हूँ। या आपने उसके अंदर अपना नाम लिख दिया तो उसको याद हो जाता है कि हाँ इसका नाम ये है, तुम्हारा नाम ये है, तो वो हर चीज में आपका नाम डाल रहा हो, यूज कर रहा हो। होता है ऐसा चैट जीपीटी के अंदर, तो ये भी वैसे ही बाकी चीजें वही हैं। टोकनाइजर के थ्रू हमने प्रॉम्प्ट बना के यहाँ पे इसको चला दिया और यहीं पर हमने इसको बेसिकली दोबारा से जनरेट करवाया। हियर वी हैव डिकोडेड द रिस्पॉन्स और ये सेम चीज़ अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये हेल्पफुल एआई असिस्टेंट है। व्हाट इज द अटेंशन मैकेनिज्म इन द ट्रांसफॉर्मर्स, तो लेट्स सी कि आपके पास यहाँ पर इसका आंसर क्या है। सो इसने अपना आंसर जनरेट कर दिया है, यू कैन सी दिस, इसने सारे पूरा का पूरा आंसर जनरेट करके दे दिया है हमें। लेकिन
इसके अंदर हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ बताया यू आर एन हेल्पफुल असिस्टेंट। अब एक सवाल था सर, हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि अगर इसके अलावा कोई सवाल हो तो ये जवाब ही ना दे। So you can definitely do that. कैसे? Just add it. You can only answer on data science questions. If there is any other question, reply you do not know anything. लेट्स सी कि ये हमें क्या करके देता है। अब सवाल ज़रा हम चेंज करते हैं। पहले तो हम यही सवाल पूछते हैं, इससे देखते हैं जनरेट करता है कि नहीं करता। रिप्ले लिख दिया, ओके चलो इसको जाने दो। सो ये आपको दे रहा है यू आर, ठीक है। अब ये क्या आंसर दे रहा है? What is the attention mechanism? ठीक है, ये बता रहा है the attention mechanism is a crucial component of the transformer model। ठीक है, अब let's see कि क्या ये हमारा काम करता है कि नहीं करता। How to build chicken हाँ क्या कर दिया? हाउ टू बिल्ड अ चिकन बिरयानी। लेट्स सी क्या जवाब देता है। वेरी गुड, अभी भी जवाब दे रहा है, वेरी गुड यार। ओके नहीं ये जानेगा। इट इज स्टिल रिस्पॉन्डिंग। सो ये अभी भी जवाब दे रहा है। ओके नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा बेहतर करते हैं, बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन हो गई है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको हम और अच्छी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आप लोगों को भी घर जाना है और फरहान भाई का भी घर जाना है। फाइल में आप लोग ओके देखो कुछ ये यू कैन सी दिस, हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं किया यहाँ पर। सिस्टम का जो प्रॉम्प्ट था थोड़ा सा इसको बस चेंज करना था, तो ये यू कैन सी दिस, जस्ट हमने इसको दोबारा से लिख दिया, व्हिच इज यू नीड answer you need to answer only on data science subject. If you see anything which is not from data science, say you can only reply on questions from data science। और वही सेम सवाल हमने इससे पूछा है, कोई भी चीज़ चेंज नहीं की है। यू कैन सी द आउटपुट, it says I can only answer on data science related questions whenever I'm asking about how to build a chicken biryani। तो बस यही थोड़ा सा फ़र्क था और कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको और अच्छे से कंसिडर करेंगे। एंड थैंक यू।